everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड मेरे पीछे का बैकग्राउंड आज आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा क्योंकि ये टेस्ट पेपर सीरीज के बारे में आपको बताने के लिए हमने एक स्लाइडर लगाया है। सी, अगर किसी बच्चे को अभी तक नहीं पता टेस्ट पेपर सीरीज क्या है तो मैं आपको बता दूं कि हर सब्जेक्ट के लिए फ्रॉम क्लास 4 टू 12 हम टीचर्स ने आराम से बैठ के शांति से हर एक चैप्टर के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको इकट्ठे मिला के एक टेस्ट तैयार किया है। इसमें हमने अलग अलग किस्म के क्वेश्चन पिक किए हैं और ये टेस्ट पेपर हमने आप लोगों की परफॉर्मेंस को एनालाइज करवाने के लिए किया है ताकि आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद आप ये टेस्ट पेपर सॉल्व करके देखिए। अगर आपसे बन रहा है दैट मीन्स आपने बहुत अच्छे से वो चैप्टर पढ़ लिया है, नहीं बन रहा है मतलब आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अभी मैं फ़िलहाल करवा रही हूँ आप लोगों को क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ के टेस्ट पेपर सॉल्व। इससे पहले हमारा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस वाला चैप्टर का टेस्ट पेपर आ चुका है, आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 9 दैट इज एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के टेस्ट पेपर को सॉल्व करवाने वाली हूँ। ये टेस्ट पेपर आपके पास 2 दिन पहले आ चुका है, उसका सोल्यूशन आ जा रहा है एंड मैं ये होप कर रही हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करके देख लिया था और उसके बाद आप यहाँ पे आए हैं इसे सॉल्व करने मतलब इसको देखने के लिए कि आपके कितने आंसर सही थे, कितने आंसर गलत थे। चलिए, ये शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने अपने टेस्ट पेपर्स किस वे में प्रिपेयर किए हैं। देखिए, मैंने जब किसी भी चैप्टर का टेस्ट बनाया है बिजनेस स्टडीज़ में तो मुझे पता है कि 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला है हमारा MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिर है हमारे असर्शन और रीज़न, आजकल काफ़ी बात हो रही है इनके बारे में, असर्शन रीज़न के क्वेश्चन तो ये वाले। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिजनेस स्टडीज़ में होते ही होते हैं, इनके बिना तो बिजनेस स्टडीज़ पॉसिबल ही नहीं है। एंड देन हमारा लेटेस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ तो आजकल बिजनेस की जान बन गए हैं और इसकी वजह से आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर पाए हो। मतलब जो चीज़ें पहले आप सिर्फ रट के आगे निकाल देते थे, आज की लाइफ में आप थोड़ा सा बिजनेस स्टडीज़ को समझते हो क्योंकि आपको पता है केस स्टडी में किसी भी नेचर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठे मिला के आपके लिए टेस्ट पेपर बनाया है जो कि 30 to 35 क्वेश्चंस का हो सकता है। मतलब हर चैप्टर में आपको अलग मतलब क्वेश्चन नंबर डिफरेंट मिलेंगे। मैक्सिमम मैंने कोशिश की 30 रखूँ, लेकिन अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, बट 35 के बियॉन्ड नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कुछ टेस्ट पेपर्स बने हुए हैं। अब ये हम हमारा MSME वाला चैप्टर देख लेते हैं जिसका फर्स्ट MCQ कुछ इस तरह से था दैट पीपल हु ओन, ऑपरेट एंड टेक रिस्क ऑफ अ बिजनेस वेंचर इज कॉल्ड डैश। एक ऐसा इंसान जो कि बिजनेस में रिस्क लेता है, उसे चलाता है और उसे ओन भी करता है, उसे हम क्या बुलाते हैं? एप्टीट्यूड, एम्प्लॉय, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप। बताइए चारों में से कौन सा आपको लग रहा है? ये तो अगर आपको आंसर नहीं भी पता होगा ना, कॉमन सेंस से आप बता लेंगे क्योंकि एप्टीट्यूड तो कुछ होता नहीं है, एम्प्लॉय ओन तो नहीं करता बिजनेस को, एम्प्लॉय वहाँ जॉब कर रहा होता है, एंटरप्रेन्योरशिप तो अपने आप में एक प्रोसेस होती है। तो बचा क्या? बचा हमारा एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो बहुत ही घटिया बेकार से थे, इसलिए किसी के लिए भी आंसर करना बहुत ज़्यादा मतलब इजी हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर आपसे वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर और ऐसे कुछ भारी भरकम नाम दे दिए होते तो आपको पहचानना था कि एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो बिजनेस में रिस्क लेता है, उसे ओन करता है और ऑपरेट करने का भी काम करता है। ठीक है, सो फर्स्ट का आंसर क्या है? सी। आई होप सबने यही मार्क किया होगा। Now let's move to second question और ये क्वेश्चन है संदीप के बारे में। संदीप तो नहीं रीड करेंगे इसे, संदीप, एनीवेज जो भी नाम है, इज इंडिविजुअल विद सरप्लस कैश एंड इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन अपकमिंग स्टार्टअप्स, विच मेथड इज सुटेबल फॉर हिम। संदीप नामक ये जो इंसान है ये बहुत पैसे वाला है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, इसके पास बहुत पैसे हैं। तो अब ये चाह रहा है कि अपने पैसों को किसी गरीब को दे दे, मतलब गरीब को दे दे एज एन नए स्टार्टअप्स वाले जो होते हैं उनको दे दे ताकि
उनसे पैसा कमा पाए। जस्ट लाइक शार्क टैंक अगर आपने देखा हो तो वो जो शार्क टैंक वाले लोग होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, तो वो जितने भी पिक्चर्स आते हैं उनको, वो जो अपनी पिक्चर्स करते हैं उनके सामने, उनको वो क्या करते हैं, पैसा देते हैं, वो अपने स्टार्टअप्स का प्लान लेके आते हैं उनके सामने, राइट। बिल्कुल कुछ ऐसा ही संदीप जी कर रहे हैं। विच मेथड इज सुटेबल फॉर हिम, अब आपको बताना है कि कौन से वाला मेथड उसके लिए सूटेबल है। क्राउड फंडिंग, वेंचर कैपिटल, बूटस्ट्रैपिंग, एंजल इन्वेस्टर, बताइए। संदीप एक इंडिविजुअल है जिसके पास बहुत पैसा है, नोवेयर इट इज रिटन दैट उसके पास नॉलेज बहुत सारी है, ये एक्सपर्टाइज बहुत सारी एरियाज की है उसके पास, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, सिर्फ पैसे ज़्यादा है और उसे इन्वेस्ट करने हैं स्टार्टअप्स में। ऐसा इंसान कौन कहलाया जाता है? ऐसा इंसान कहलाया जाता है हमारा एंजल इन्वेस्टर, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका होगा एंजल इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। ऐसा इंसान जिसके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं और उसे हम एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे वेंचर कैपिटल में भी दिक्कत जा रही हो कि शायद ये भी हो सकता है, बट वेंचर कैपिटलिस्ट यूजुअली एक्सपर्टाइज भी लेके आते हैं साथ में, अपनी एक्सपर्टीज़ भी लेके आते हैं साथ में, ठीक है। चलिए, सेकंड का आंसर है डी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपको 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए होंगे कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ऊपर वाली स्टेटमेंट सही है, नीचे वाली गलत है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इस नेचर के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बोलती है द पर्पस ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस इज टू एनकरेज इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग फील्ड। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का पर्पस ये है कि वो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड को में इनोवेशन को एनकरेज करना चाहती है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, IPR में पढ़ा था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अगर आपको याद हो, तो उनका मेन पर्पस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनोवेशन को मोटिवेट करना, एनकरेज करना। स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है सर्टिफिकेशन मार्क सर्टिफाइज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो अलग अलग सर्टिफिकेशन मार्क होते हैं लाइक ISI मार्क, ये सारे क्या हैं, ये क्वालिटी को वो करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को सर्टिफाई करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। जैसे मैंने आपको हेलमेट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, हेलमेट्स पे ISI मार्क लिखा होता है, बना होता है, तो हम लोग कैसे अश्योर हो जाते हैं कि ये अच्छी कंपनी का ही अच्छी क्वालिटी का ही हेलमेट होगा, हो जाते हैं ना। तो स्टेटमेंट 2 मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ गया होगा, करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ें बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, सॉरी इनकरेक्ट, अब इसके बारे में बोल सकते हैं कि नहीं, स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, ये भी गलत है, क्योंकि भैया स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, तो आपको आंसर बेसिकली निकालना है बी और सी में से। समझ रहे हैं आप? अगर आपको दोनों स्टेटमेंट्स में श्योरिटी नहीं है, ठीक है, बस एक स्टेटमेंट पे श्योरिटी है। फर्स्ट से मैं आपको बोलती हूँ, आपको स्टेटमेंट 1 के बारे में नहीं पता था कि आंसर क्या होना चाहिए, बट आपको स्टेटमेंट 2 के बारे में पता है कि ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही लिखी हुई है, तो ऐसे सिनेरियो में आप ऐसे ऑप्शन पहले छाटेंगे जो कि स्टेटमेंट 2 को इनकरेक्ट बताते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला दोनों स्टेटमेंट गलत है, नहीं, स्टेटमेंट 2 तो ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। फर्स्ट वाले पॉइंट में इन्होंने बोला कि ऊपर वाली स्टेटमेंट सही है, नीचे वाली गलत है, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है। अब आंसर आपके क्या हो सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, या फिर ऊपर वाली गलत है, नीचे वाली सही है। यहाँ पे आपको हल्का सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाना है, इवन इफ आपको आंसर नहीं भी आता होगा, सिर्फ एक स्टेटमेंट के बारे में पता होगा तो भी आंसर बन जाएगा। देखिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस क्या थे, बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स जो फेमस हैं वर्ल्ड में क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करते हैं। जैसे नागपुर के संतरे, वो फेमस क्यों हैं? क्योंकि वो नागपुर से बिलोंग करते हैं और ऐसा माना जाता है वहाँ के संतरे बेस्ट होते हैं। आगरा का पेठा, कश्मीर के एप्पल्स, केरला के कैश्यू नट्स, गोवा के कैश्यू नट्स, ये सारी चीज़ें, और कोकोनट भी काफ़ी जगह का फेमस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये जियोग्राफिकली फेमस है, मतलब जियोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करते हैं एक सर्टेन, तभी फेमस है। तो इसलिए इसमें इस पर्टिकुलर चीज़ का एज सच काम तो नज़र आ नहीं रहा। सो द राइट आंसर विल बी कि स्टेटमेंट 2 ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी जियोग्राफिकल एरिया मेंशन नहीं है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और उसमें इनोवेशन और पता नहीं क्या क्या मेंशन है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है, एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो द राइट आंसर इज बी कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4।
ये बोलता है लिटरेरी वर्क इज प्रोटेक्टेड अंडर व्हाट? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, क्राउडेड फंडिंग। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात जान लो, इस नेचर के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ सकते हैं। हमने सारे आईपीआर्स पढ़े थे, ठीक है, सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़े थे, कॉपीराइट की बात करो, पेटेंट की बात करो, ट्रेडमार्क की बात करो, सब। और हमने सब में ये भी पढ़ा था कि ये किस चीज़ के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। एक टैबुलर फॉर्मेट में मैंने आपको अच्छा सा बनवा के मतलब एक सम अप करवाया था कि ये इसके लिए लिया जाता है, ये इसके लिए लिया जाता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी प्लीज़ देख लो, वो मतलब लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आराम से आ सकते हैं, तो इनके लिए प्रिपेयर्ड रहना थोड़ा सा। अब आप बताइए, लिटरेरी वर्क जो होता है वो ऊपर से 3 में से किस वाले के अंडर प्रोटेक्ट किया जाता है? क्योंकि क्राउड फंडिंग का तो कोई लेना देना नहीं है। क्राउड फंडिंग क्या होती है? जब आप लोगों से पैसा इकट्ठा करते हो फॉर योर बिजनेस, दैट इज कॉल्ड क्राउड फंडिंग, ठीक है। जैसे किसी के घर में कोई बीमार होता है तो वो लोगों के सामने अपील करता है ना कि हमें इतने 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 पैसे प्लीज़ भेज दो, प्लीज़ भेज दो। तो वो होती है क्राउड फंडिंग, कि आपने लोगों से पैसा इकट्ठा किया है। पर यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है, आपको बस इतना बताना है लिटरेरी वर्क जो होता है वो किस पर्टिकुलर हेड के अंदर आता है। एंड द करेक्ट आंसर इज कॉपीराइट। कॉपीराइट के अंडर हम लिटरेरी वर्क के बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट और प्रोसेस में हम पेटेंट के बारे में बात करते हैं, मतलब पेटेंट में हम प्रोडक्ट और प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, ट्रेडमार्क में हम सिंबल, साइंस इन सब के बारे में बात करते हैं। लेकिन कॉपीराइट में हम म्यूजिकल नोट्स और कोई बुक लिखी है, कोई पर्टिकुलर चीज़ करी है, वो उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो यस, द करेक्ट आंसर विल बी सी। 4th का करेक्ट आंसर है सी। आई होप आपके अभी तक सारे क्वेश्चन सही गए हैं, बिकॉज बहुत बेसिक क्वेश्चन आए हैं अभी तक। चलिए, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। अगेन स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है ये वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बोलती है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लीड्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन फ्यू एरियाज ऑफ कंट्री। आपको जब स्टेटमेंट्स पढ़नी है तो आपको हर एक वर्ड पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि यू नेवर नो एक पर्टिकुलर वर्ड कहाँ आपके पूरे क्वेश्चन का मतलब बदल दे, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में ये क्या बोलते हैं कि इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कॉन्सेंट्रेशन होता है कुछ सिलेक्टेड एरियाज में। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है फॉर स्टार्टअप्स देयर विल बी गवर्नमेंट इंस्पेक्शन रिगार्डिंग सच कंप्लायंस फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट इंस्पेक्शन रहेगा कंप्लायंसेस के रिलेटेड, कब से? सेकेंड ईयर से। ऐसा कुछ पढ़ा था क्या हमने? एनीवेज, तो दोनों स्टेटमेंट जो लिखी हुई हैं ऊपर, क्या आपको वो सही लग रही हैं? चलो, मैं मानती हूँ कि आपको स्टेटमेंट 2 के बारे में पता है कि भैया ये तो इनकरेक्ट है। तो ऐसे में ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इनकरेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। बचेगा कौन सा? ये और ये। बताइए इनमें से कौन से वाला ऑप्शन सही होगा? क्या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कॉन्सेंट्रेशन होता है? नो, बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फैलती हैं, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट भी क्या है? इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? डी होगा, ठीक है। राइट आंसर विल बी व्हाट? डी। 5th का राइट आंसर डी। चलिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। और ये बोल रहा है डैश प्रोवाइड सब्सिडाइज लोन्स टू यूथ टू एस्टेब्लिश देयर बिजनेस इफ देयर फैमिली इनकम इज लेस देन 1 लाख रुपीज़। अगर किसी की फैमिली इनकम 1 लाख से कम की होती है तो इनमें से कौन से वाला वो प्लान है जो कि यूथ को लोन देने के बारे में सोचता है या लोन देता है? बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्कीम्स आई हुई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो आपको ये बतानी है कि कौन से वाली स्कीम इन लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, यूथ को, जिनकी फैमिली इनकम इस पर्टिकुलर अमाउंट से कम है। आंसर इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना इज दैट पर्टिकुलर स्कीम जो कि सब्सिडाइज लोन्स पे सब्सिडाइज लोन्स देती है किसको? यूथ को, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। अगेन स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोलता है स्मॉल बिजनेस हैज जनरली शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड, whereas स्टेटमेंट 2 बोलता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड गुड फॉर द कंट्रीज दैट हैव लेस लेबर एंड सरप्लस कैपिटल।
फर्स्ट में तो ये बोल रहे हैं कि स्मॉल बिजनेस की यूजुअली स्मॉल गेस्टेशन पीरियड रहता है, और सेकंड ये बोलते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो उन कंट्रीज़ के लिए अच्छी हैं जहाँ पे कम लेबर और सरप्लस कैपिटल ज़्यादा होता है, मतलब पैसा बहुत है लेकिन लेबर क्या है, कम है। बताइए। Statement 1 is correct, statement 2 is wrong, statement 2 is correct, statement 1 is wrong, both the statements are correct, both the statements are incorrect. बताइए, what do you think? पहले तो इसी के बारे में बात कर लो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हम इंडिया में इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि हमें पता है हमारे यहाँ पे कितनी सारी पॉपुलेशन है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के पास उतना पैसा तो होता ही नहीं है कि वो कैपिटल मतलब कि वो मशीनरी और बड़ा बड़ा ऐसा कुछ हैवी नेचर का अफोर्ड कर सके। वो बहुत ही कम पैसे वाले लोग होते हैं जो कि लेबर के भरोसे चल रहे होते हैं, उनकी पूरी इंडस्ट्री लेबर के भरोसे चल रही होती है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे आंसर जो होगा आपका वो क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है। तो अब चारों में से देख लो कौन से वाली स्टेटमेंट ऐसा बोल रही है कि नीचे वाली स्टेटमेंट गलत है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, ये करेक्ट आंसर हो सकता है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नहीं ये आंसर नहीं हो सकता बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो आपको आंसर पता लगाना है ए और डी में से। बताइए कौन से वाला करेक्ट होगा। ए और डी में से आपका करेक्ट आंसर आएगा, बताइए कौन सा वाला करेक्ट है। The right answer is statement 1 is correct, statement 2 is wrong. Yes, जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, छोटा होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये बोलते हैं Mrs. ABS is a small enterprise engaged in the production of springs. It supplies its entire output to tractor manufacturers. Mrs. ABS can be classified as an ancillary industry, टाइनी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। अच्छा, बोलते ही बोलते फ्लो में मैंने एक चीज़ को अलग वे में बोला, और शायद अगर किसी ने सुन लिया होगा तो उसको आंसर पहले से ही पता चल गया होगा कि क्या होगा। ठीक है, अब आप इतने स्मार्ट हो तो आपको पता चल ही गया होगा मैं कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, बट नहीं हो तो कोई बात नहीं, रहने दो। चलो बताओ। ठीक है, तो बताइए किसमें क्लासिफिकेशन हो सकता है ऐसी इंडस्ट्री का। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोडक्शन कर रही है स्प्रिंग्स का जो कि ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। शायद मैंने इससे आंसर बिल्कुल ही क्लियर कर दिया आप लोगों के लिए। ये एक ऐसी यूनिट है जो कि एक दूसरी यूनिट को अपने पूरे के पूरे गुड्स सप्लाई करती है एज दूसरी इंडस्ट्री में वो रॉ मटेरियल्स जाएंगे, मतलब दूसरी इंडस्ट्रीज़ में वो एज रॉ मटेरियल्स जाएंगे, ऐसा मुझे बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सी यूनिट हुई, ये हुई एंसिलरी यूनिट या एंसिलरी इंडस्ट्री, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो कि असिस्टेंस के लिए क्रिएट की गई है। ठीक है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। ये बोलते हैं XYZ अ स्मॉल स्केल एंटरप्राइज हैज़ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स इन द बिजनेस। एक इंडस्ट्री के बारे में बात हुई है, एक स्मॉल स्केल एंटरप्राइज के बारे में बात हुई है जो कि जिसकी इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह की है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है 3 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीनरी है 8 लाख रुपए, फैक्ट्री शेड है 5 लाख रुपीज़, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इक्विपमेंट है 3 लाख, लैंड है 10 लाख। इतनी सस्ती लैंड कहाँ मिल गई भैया इनको। डिसाइड द कैटेगरी टू विच मेजर्स XYZ बिलोंग्स। सबको ऐड कर दो, उससे आपको पता चल जाएगा ये कौन सी वाली इंडस्ट्री में आएंगे, और ये आएंगे आपके माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर। माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर इनकी पूरी जितनी भी धनराशि है सबको इकट्ठा कर दोगे तो वो माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर फिट होगी। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। ये है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाला क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है स्मॉल इंडस्ट्रीज आर एबल टू मेंटेन गुड पर्सनल रिलेशंस विद द कस्टमर। जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं वो अच्छे रिलेशनशिप बना पाती हैं कस्टमर्स के साथ। स्टेटमेंट 2 बोलता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को यूजुअली वर्किंग कैपिटल इकट्ठा करने में दिक्कत आती है। पहला बोलता है कि ये अच्छे रिलेशनशिप बना लेती है लोगों के साथ, कस्टमर्स के साथ। सेकंड बोलता है कि वर्किंग कैपिटल लाने में इनको थोड़ी सी तकलीफ होती है। अब आपको बताना है कि कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है, कौन से वाली इनकरेक्ट है, और या दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये तो आई गेस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना इसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। द राइट आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं आपकी, करेक्ट हैं, सही हैं। सो क्वेश्चन 10 का आंसर है सी। ओके,
चलिए नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ से आपके शुरू हो रहे हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। एमसीक्यू वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। असर्शन रीजन का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ असर्शन रीजन के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको दो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं असर्शन और रीजन करके, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको यही देखना होता है कि दोनों स्टेटमेंट्स क्या सही हैं या गलत हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट गलत हैं या दोनों में से एक भी स्टेटमेंट गलत है तो आपका आंसर होगा इन दोनों में से एक। वैसे दोनों स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होंगे, एक स्टेटमेंट हमेशा ठीक होएगी। तो दोनों स्टेटमेंट में से अगर एक स्टेटमेंट भी आपको गलत लगती है तो आपका आंसर इन दोनों ऑप्शन में से आएगा। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो आपका आंसर आएगा इन दोनों ऑप्शन में से। क्या समझे? दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट गलत है तो आपका ऑप्शन ये आएगा राइट वाला, इन दोनों में से कोई एक। लेकिन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आपका आंसर इनमें से कोई एक आएगा। अब इनमें से कोई एक कैसे आ सकता है कि भैया देखो रीजन में जो बात बोली हुई है वो काइंड ऑफ असर्शन का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। दोनों बातों का तुक बनता हो, दोनों बातों का कनेक्शन बनता हो तो ही हमारे ऑप्शन, अगर दोनों बातों का तुक और कनेक्शन बनता है तो हमारा ऑप्शन होगा ए करेक्ट। और अगर दोनों बातें सही हैं लेकिन एक दूसरे से लिंक नहीं है तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, ठीक है। दोनों करेक्ट हैं, लिंक्ड हैं तो आंसर होगा ए। दोनों करेक्ट हैं लेकिन लिंक नहीं है तो आंसर होगा बी। और दोनों में से कोई एक गलत है तो इनमें से कोई आंसर होगा, ठीक है। That's the way we solve our assertion reason वाले क्वेश्चन। अब फाइनली देख लेते हैं हम हमारा 11th क्वेश्चन। असर्शन में इन्होंने लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि रुकती नहीं है। और रीजन में लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स लर्निंग विच इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब होता है सीखना, लर्न करना। अच्छा, कल ही मैं किसी इंसान का ना एडवर्टीजमेंट देख रही थी। यूट्यूब चलाओ तो आजकल बहुत ऐड आते हैं, मतलब अब तो हर एक वीडियो के आगे आते हैं। तो देयर वाज दिस पर्सन जो कि एक वर्कशॉप कंडक्ट करने वाला था। तो वो लोगों को बता रहा था लाइक आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मैं नाम स्किप कर रही हूँ, मेरे को नहीं याद आ रहा। तो वो ये बता रहा था कि अगर आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है, अगर आपको कोई बढ़िया सी स्टार्टअप से एक एस्टेब्लिश बिजनेस तक की लाइन वो करनी है तो एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए और एक चीज़ है जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो है लर्निंग के स्किल। मतलब आप हमेशा सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। कभी भी उस चीज़ से बोर ना हो तो आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। ये नहीं होना चाहिए मैंने इतना सीख लिया चलो बस ठीक है इसी से काम चलाएंगे, नहीं। फिर ऐसे बिजनेसेस अप टू अ सर्टेन टाइम तक चलते हैं लेकिन उसके बाद बंद हो जाते हैं जब आपको कॉम्पिटिशन बहुत हैवी नेचर का मिल जाता है। तो लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करना है तो सेम चीज़ यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में भी लर्निंग का ही मेन एसेंशियल पार्ट होता है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत है, ठीक है। और सही हैं तो क्या ये आपस में लिंक्ड हैं? पढ़ के देखो एक बार। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसमें लगातार लर्निंग चाहिए रहती है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं? करेक्ट हैं। तो आपका सही आंसर ए या बी में से ही बन सकता है, सी और डी में से नहीं बनेगा। दोनों ही स्टेटमेंट जो ऊपर दी गई हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। नाउ यू हैव टू टेल कि क्या दोनों में आपस में कोई लिंक है। ऊपर वाली बोल रही है इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये तो चलती रहती है, और दूसरी बोल रही है क्योंकि इसमें लर्निंग होती है जिसकी वजह से ये कभी रुकती नहीं है। तो लिंक तो लग रही है, राइट। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे होगा ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन में जो सेंटेंस दिया हुआ है वो असर्शन का क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो 11th का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। ये बोलता है असर्शन में द इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर हुम द आउटपुट इज मैन्युफैक्चर्ड आर रेफर्ड टू एज मेन यूनिट्स। ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जिनको जो आउटपुट मैन्युफैक्चर करती हैं उन्हें हम बोलते हैं मेन यूनिट्स। और रीजन में लिखा हुआ है ancillary small industrial units manufactures parts, components and assembles tools or intermediate products for other industrial units। ancillary small industries ऐसी industries होती हैं जो कि
स्मॉल स्मॉल पार्ट्स बनाती हैं, टूल्स बनाती हैं, जो कि वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करती हैं। क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? इसके बारे में यू मस्ट बी श्योर, क्योंकि अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं एंसिलरी यूनिट्स के बारे में कि वो दूसरे यूनिट्स के लिए क्या करती है, सामान बनाती हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर जो स्टेटमेंट दी हुई है वो क्या करेक्ट है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको एंसिलरी यूनिट्स प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, सप्लाई करती हैं, उनको हम मेन यूनिट्स बोलते हैं, ऐसा है। द करेक्ट आंसर इज आर करेक्ट है, बट ए के बारे में वी आर नॉट श्योर। तो ये वाला सेंटेंस, तो ये वाली चीज़ तो हो नहीं सकती। आपको करेक्ट आंसर मिलेगा यहाँ से, और करेक्ट आंसर में से आर वाला पॉइंट किस में सही बोला हुआ है, इसमें सही बोला हुआ है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर हुम द आउटपुट इज मैन्युफैक्चर्ड आर रेफर्ड टू एज पेरेंट यूनिट्स, मेन यूनिट्स नहीं बोलते उन्हें। तो ये ऊपर वाला सेंटेंस क्या है, गलत है, जिसकी वजह से हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। जो बेसिक यूनिट्स होती हैं, जिनके पास एंसिलरी यूनिट्स अपना सामान बेचने जाती हैं, उन यूनिट्स हम पेरेंट यूनिट्स बोलते हैं। और दूसरे वाला सेंटेंस रीजन वाला बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी होगा। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। ये बोल रहा है असर्शन में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन बी ओपन एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट एनी लोकेशनल कॉन्स्ट्रेंट एंड द बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन बी रीओपन बाय एवरी रीजन। ओके, रीओप्ड बाय एवरी रीजन। ओके, बोल रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो दुनिया में, देश में कहीं पे भी खोली जा सकती हैं, किसी भी लोकेशनल कॉन्स्टेंट पे, मतलब उसके लिए कोई भी लोकेशनल कॉन्स्टेंट काम नहीं आता। एंड द बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी भी रीजन को मिल सकता है। कहने का मतलब है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया में आप कहीं पे भी खोल सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं है कि नहीं इस एरिया में नहीं खुल पाएगी, उस एरिया में नहीं खुल पाएगी, कोई लोकेशनल कॉन्स्टेंट नहीं है। एंड सेकेंडली इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुल रही है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो बेनिफिट मिल रहा है ना, तो हर एक रीजन इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेनिफिट ले सकता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल के, ठीक है। रीजन में बोल रहे हैं द लेटेंट स्किल्स एंड टैलेंट्स ऑफ द पीपल कैन बी चैनल्ड इनटू बिजनेस आइडियाज व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू रियलिटी विद लिटिल और निल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनीवेयर। जो लेटेंट स्किल्स होते हैं या टैलेंट्स होते हैं लोगों को, उनको बिजनेस आइडियाज में आराम से चैनल किया जा सकता है और उनको रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिटिल या फिर बिना कैपिटल के ही कहीं पे भी कंट्री में। देखिए अब पहले तो ये बताइए क्या ये दोनों सेंटेंसेस जो ऊपर लिखे हैं वो करेक्ट है? सी, जो हमारा असर्शन है वो तो करेक्ट है, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस रीज़न वन। क्यों? क्योंकि जो लेटेंट टैलेंट्स होते हैं, स्किल्स होते हैं, वो बेसिकली मतलब उसमें बहुत हाई फाई स्किल्स के बारे में बात होती है। वेयर जब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ही कम स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कम रिसोर्सेज, मतलब जो आसपास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की वो नहीं होती मांग वहाँ पे। तो रीज़न में जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें ए करेक्ट है, आर फॉल्स है, वो कौन सा होगा, सी होगा। सो यहाँ का करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर क्या है, सी। चलिए नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। ये अगेन एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। 15 तक असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ही आएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ये बोलता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हेल्प्स इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने में मदद करता है। रीजन में बोला जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट enables the company to utilize and explore the abundance of natural resources। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमी को इनेबल करती है कि वो उनके पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें और यूटिलाइज कर सकें। अब आप बताइए कि असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं, और अगर करेक्ट हैं तो क्या ये आपस में लिंक्ड है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में पहले वाले उसमें बात हो रही है, सेकंड वाले में नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के बारे में बात हो रही है। एंड द करेक्ट आंसर इज दोनों स्टेटमेंट्स हैं तो करेक्ट, लेकिन आपस में लिंक्ड नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले में तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात हो रही है और नीचे वाले में इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बात हो रही है। सो रीज़न और असर्शन दोनों करेक्ट हैं लेकिन आपस में लिंक्ड नहीं है। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज बी।
चलिए इसी बात पे चलते हैं हमारे लास्ट असर्शन रीजन में। ये कौन सा है? ये है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में असर्शन में ये बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैप्चर द अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम बाय सेविंग द टाइम करेक्टली। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो सही अपॉर्चुनिटी को आराम से कैप्चर कर लेते हैं सही समय पे टाइम सेव करके। और रीजन में लिखा हुआ है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर स्मॉल इन साइज विच अलाउज देम टू टेक क्विक डिसीजन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो छोटी होती हैं साइज में, जिसकी वजह से इनको डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ऊपर वाले में बोल रहे हैं ये सारी अपॉर्चुनिटी को राइट टाइम पे ले लेती हैं, दूसरे वाले में बोल रहे हैं क्योंकि ये छोटी होती है तो डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा क्विक होती है। अब आप बताइए क्या दोनों सेंटेंसेस सही हैं? सही हैं तो क्या ये आपस में लिंक्ड हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज येस, ये दोनों सेंटेंसेस भी सही हैं और ये आपस में लिंक्ड भी हैं, क्योंकि ऊपर वाला क्या बोल रहा था कि सारी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल टाइम पे ले लेते हैं, और दूसरे वाला बोलता है कि भैया ये सारी अपॉर्चुनिटी मतलब इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता डिसीजन मेकिंग में क्योंकि छोटी इंडस्ट्रीज है, कम लोग होते हैं, कम लोगों में भी ऑनर खुद से फैसला ले लेगा या एक दूसरे से सलाह मशवरा कर लेगा। तो ऐसे में दोनों एक जैसी बात तो बोल रही हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट तो कर रही हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। सो 15th का करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहें तो केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया है और बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं आराम से। ये बोलता है मयंक आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मास्टर्स डिग्री इन मैनेजमेंट डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज ओन एंटरप्राइज विद द नेम मयंक फूड इंडस्ट्रीज इन हिज विलेज इन हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्टेड फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल. Then he took the help of DIC, a government institution for promoting small-scale industries, to get knowledge about incentives and schemes launched by the government for opening small-scale industries. It was estimated that the food and beverages plant to be set up will require a fixed capital investment of 80 lakh rupees. The working capital requirement are estimated to be 20 lakh. The directors of the company decided to raise the capital by issuing shares as well as taking loans from financial institutions. In addition to this, to thrive the business, the directors decided to take benefit of various policies and programs formulated by the ministry. With all these products, they were able to produce extremely high quality and delicious food recipes. This led to creation of intellectual property right in this particular form. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर केस स्टडी है। इसको अब हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बोल रहे हैं मयंक ने अपनी MBA कंप्लीट की है, ठीक है, और उसके बाद उसने सोचा कि वो अपने खुद के नाम से एक इंडस्ट्री स्टार्ट करेगा जिसका नाम रहेगा मयंक फूड इंडस्ट्रीज। कहाँ पे? एक विलेज एरिया में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से जो लोकल पीपल होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। मतलब इसने MBA कंप्लीट कर लिया, उसके बाद इसने सोचा इंडस्ट्री खोलते हैं। कहाँ पे? एक एरिया में जो कि गांव में बसता है और हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। वहाँ के लोकलाइट्स को ये थोड़ा सा काम देना चाह रहा है क्योंकि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। देन इसने DIC की हेल्प मांगी और उनसे पूछा कि आप बताइए कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से मतलब ऐसे स्कीम्स इंसेंटिव्स लाए हुए हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की। एस्टिमेट किया कि फूड एंड बेवरेजेस प्लांट को बनाने में 80 लाख का खर्चा आएगा और वर्किंग कैपिटल के लिए 20 लाख रुपए चाहिए होंगे। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू रेज द कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स। डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि शेयर्स इशू करके हम क्या कर सकते हैं? कैपिटल रेज कर सकते हैं, एज वेल एज टेकिंग लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर हम लोन ले सकते हैं बैंक से। In addition to this, to thrive the business, the directors decided to take benefit of various policies and programs formulated by the ministry. इसके अलावा उन्होंने सोचा कि जो मिनिस्ट्री के द्वारा हमें हेल्प मिल सकती है वो भी हम ले लेंगे। उसके बाद इन सब चीज़ों को यूज़ करके वो हाई क्वालिटी एंड डिलीशियस फूड रेसिपीज़ बना पाए। सो इन शॉर्ट अगर बताऊं तो इसने MBA कंप्लीट किया, खुद की इंडस्ट्री बनाई और छोटी इंडस्ट्री बनाई, DIC से मदद मांगी। डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि कैपिटल हम या तो शेयर्स इशू करके ले लेंगे या फिर लोन के थ्रू। 80 लाख रुपए लगेंगे प्लांट एस्टेब्लिश करने में, 20 लाख रुपए लगेंगे वर्किंग कैपिटल के लिए। और ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन प्लस गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स और स्कीम्स जो चल रही हैं, जो पॉलिसीज़ चल रही है, उन सब का बेनिफिट लेके जो भी निकला वो ऐसा निकला कि बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ये लोगों को ऑफर कर पाए। इसकी वजह से दिस लेड टू क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन द फॉर नहीं होगा, फॉर द फर्म, ठीक है। तो क्रिएशन हुआ इसकी वजह से एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का।
अब जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है वो है ये, it says Mayank has entrepreneurship skills as shown in above case. Which of the following indicates entrepreneurship? मयंक के अंदर entrepreneurship skills देखी गई हैं, इनमें से कौन से वाली entrepreneurship इंडिकेट की गई है, मतलब स्किल इंडिकेट की गई है? फर्स्ट है सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस, परसुइंग एम्प्लॉयमेंट, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। बताइए, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या है? मयंक के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में कैसे पता लगा आपको? ऑब्वियसली जब उसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा। मतलब जब हम सोचते हैं कि बिजनेस बनाएंगे इंस्टेड ऑफ कहीं पे जॉब करने की, क्योंकि एमबीए के बाद आप जॉब भी कर सकते हो, लेकिन इसने सोचा नहीं खुद का बिजनेस बनाएंगे, मतलब इसका दिमाग उस तरह से वर्क कर रहा था ना, ये एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहा था ना। तो यस, ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। Now let's move to question number 17, directly 17. Sorry, ये 16 था और ये 17 है, ठीक है। DIC stands for which of the following? DIC का मतलब क्या होता है? ये तो हमने पढ़ा हुआ है, तो बहुत नॉर्मल है, इसमें तो ज़्यादा वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की मदद करता है, उसे हम DIC बोलते हैं अब्रीविएशन की फॉर्म में, ठीक है। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन था एक्चुअली। चलिए 18th क्वेश्चन है, विद ऑल दीज प्रोडक्ट्स दे वर एबल टू प्रोड्यूस एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी एंड डिलीशियस फूड रेसिपीज। इन सब के चलते हुए ये बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी की बढ़िया सी फूड रेसिपीज बना पा रहे थे। यहाँ पे कौन से वाला IPR हाईलाइट किया गया है? सोच के देखो एक बार, शायद मैंने ना बहुत पहले आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल दिया था कि कोका कोला के जो मतलब जो मेन अंदर की बातें जानते हैं वो इंसान एक बार ट्रैवल कर रहे थे किसी के साथ, तो फ्लाइट में दे वर टॉकिंग अबाउट सच थिंग, तो वहाँ पे ऐसी कोई बात हुई थी, पूरा एक एग्जाम्पल दिया था। तो बताओ यहाँ पे भी सेम एग्जाम्पल को फिट करके किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? कौन सा वाला IPR? IPR इज ट्रेड सीक्रेट्स। मतलब क्योंकि ये दूसरों से अलग हटके कुछ डिलीशियस बना पा रहे थे, तो ये इनका क्या हुआ? ये इनका ट्रेड सीक्रेट हुआ जो ये रिवील नहीं कर पाएंगे। जैसे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ का अगर कभी आप वो देखो, ऐसे शोज़ देखो जिसमें फैक्ट्री विजिट हो रही होती है, तो वो यूजुअली मसाले वसाले बता रहे होते हैं या फिर कुछ भी ऐसा ऑथेंटिक बता रहे होते हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं कि हमारी खुद की रेसिपी है। तो वो शेयर नहीं करते कि इस रेसिपी में क्या क्या मिला हुआ है, वो ओवरऑल प्रोसेस बता देते हैं, लेकिन वो जो चीज़ें होते हैं, जो मसाले होते हैं, उसमें क्या कितना मिला हुआ है, क्या क्या है, वो सब नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो उनका सीक्रेट है। तो ट्रेड सीक्रेट के बारे में यहाँ पे बात हुई है, ठीक है। 18 का आंसर है डी। चलिए अब एक और केस स्टडी, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। मयंक वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस केस स्टडी में भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक बार तसल्ली से इसको पढ़ लेते हैं। जैसे it says 3 friends after completing their graduation decided to open their own business and to create employment opportunities for others too. After their meeting with the manager of DIC, they attended the entrepreneurship development program. As a result of their entrepreneurship, Zyka Food Industries is created and operated successfully by them. To create a feeling of belongingness in the customers and for the branding purpose, they started to use hat as a symbol on all their products. Soon this became an intellectual property for the company. After getting a good response in the market, now one of them is planning to set up a new unit, Lajava Foods and Beverages Industry, in rural area for Orissa and opted for labor intensive technique due to easy availability of cheap labor. बहुत ही अच्छे ख्यालात थे 3 दोस्तों के, जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और उन्होंने सोचा है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही हम अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे और बाकी सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही उनकी मुलाकात हुई DIC के एक मैनेजर के साथ, उन्होंने मतलब डिसाइड किया कि वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड करने वाले हैं। और जब उन्होंने करा तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और लास्टली उन्होंने जायका फूड इंडस्ट्रीज़ करके एक नए बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश किया। देन
एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करने के लिए कस्टमर्स में और खुद के ब्रांडिंग पर्पस के लिए दे स्टार्टेड टू यूज हैट एज अ सिंबल ऑन ऑल देयर प्रोडक्ट्स। उन्होंने हैट मतलब सिंबल का इस्तेमाल शुरू कर दिया अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। मतलब बेसिकली कस्टमर्स में एक तो ब्रांडिंग वाली चीज़ पहुंच जाएगी और कस्टमर्स के साथ एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग भी आने लग जाएगी, तो हैट वाली चीज़ उन्होंने हर एक प्रोडक्ट पे बनानी शुरू कर दी। Soon this became an intellectual property right. बहुत जल्दी ये उनके लिए एक intellectual property right बन गया। After getting a good response in the market, good response जब उन्हें मार्केट से मिला तो एक और नई यूनिट उन्होंने खोल दी जो कि थी लाजवाब फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री। और ये उन्होंने खोली है उड़ीसा के किसी बैकवर्ड रूरल एरिया में, जहाँ पे वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करवा रहे हैं, मतलब हाथों से लेबर से काम करवा रहे हैं इंस्टेड ऑफ कैपिटल मशीनरी वगैरह के। ठीक है, तो ये था पूरा आपका केस स्टडी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। नहीं, अच्छा आगे का भी है थोड़ा बहुत। आगे ये बोलते हैं द फाइनेंस मैनेजर हैज एस्टिमेटेड द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 करोड़ टू एक्वायर प्लांट एंड मशीनरी एंड 80 लाख फॉर मीटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ दिस न्यू यूनिट। फाइनेंस मैनेजर जो है कंपनी का, उसने नए यूनिट के लिए 2 करोड़ तो उसे एक्वायर करने के लिए एस्टिमेट लगाया और 80 लाख वर्किंग कैपिटल के लिए लगाया है। द कंपनी डिड नॉट वॉन्ट टू डायल्यूट द ऑनरशिप। कंपनी नहीं चाहती कि ऑनरशिप डायल्यूट हो जाए एंड डिड नॉट वॉन्ट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम इन्वेस्टर्स और लेंडर्स, और वो लेंडर्स और इन्वेस्टर्स का इंटरफेरेंस भी नहीं चाहती है काम में। ऑल्सो इट एक्सपेक्ट्स गुड कैश फ्लो फ्रॉम द न्यू यूनिट। साथ ही साथ ये अच्छा कैश फ्लो भी एक्सपेक्ट कर रही है नई यूनिट से। For arrangement of finance and availing professional services that facilitates the development of new business, they approached a body which is located in their universities. अच्छा, मतलब फाइनेंस अरेंज हो जाए और प्रोफेशनल सर्विसेज भी मिल जाए, इसके लिए उन्होंने एक बॉडी को अप्रोच किया है जो कि उनकी यूनिवर्सिटी में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये केस स्टडी है पूरी। यहाँ पे उन्होंने पूरा बाइफिकेशन बता दिया कि कितने कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है नए यूनिट के लिए। नाउ क्वेश्चन 19 जो इससे पूछा हुआ है इस पर्टिकुलर केस स्टडी से रिलेटेड, वो ये है पोस्ट ट्रेनिंग स्टेज ऑफ ईडी प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड डैश मैनेजमेंट स्किल डेवलपमेंट, गाइडेंस इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, सस्टेनिंग मोटिवेशन, प्रोवाइडिंग फॉलोअप। पोस्ट ट्रेनिंग स्टेज ऑफ ईडी प्रोग्राम, ईडी प्रोग्राम की जो पोस्ट ट्रेनिंग स्टेज होती है वो क्या इंक्लूड नहीं करती है? आंसर है मैनेजमेंट स्किल डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा शायद तुम्हारे कोर्स के बाहर जाके पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, बट इट्स ओके, आपको क्वेश्चन मिल गया है तो आप इसको याद रखना। मैनेजमेंट स्किल डेवलपमेंट इज द आंसर। चलिए 20th क्वेश्चन है द फाइनेंस मैनेजर हैज एस्टिमेटेड द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 करोड़ टू एक्वायर प्लांट एंड मशीनरी एंड 80 लाख फॉर मीटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस of this new unit. The company did not want to dilute the ownership and did not want any interference from investors or lenders. ये पूरी लाइन सब पढ़ के आए हुए हैं। Also it expects good cash flow from their new unit. Which form of capital would be better for the company? इन्होंने बताया कि भैया कंपनी को डाइल्यूट नहीं करनी, ऑनरशिप साथ में वो कैश फ्लो भी अच्छा एक्सपेक्ट कर रही है, तो ऐसे में कंपनी कौन से वाले ऑप्शन को पिक करे? इक्विटी कैपिटल को, प्रेफरेंस को, लॉन्ग टर्म लोन्स को, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स को? बताइए। 2 चीजों का ध्यान रखना, कंपनी डाइल्यूट नहीं करना चाह रही है ऑनरशिप। अब भाई इक्विटी आएगी तो डाइल्यूशन तो होगा, नए वो आएंगे शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस आएगी तो डाइल्यूशन होगा ही होगा, नए शेयर होल्डर्स आएंगे। तो ऐसे सिनेरियो में ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते। साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि कंपनी का कैश फ्लो बहुत अच्छा जाने वाला है, कैश फ्लो रिटर्न बहुत अच्छा जाने वाला है, मतलब इनके पास हार्ड कैश की कभी कमी नहीं होगी। और जिन इंडस्ट्रीज के पास हार्ड कैश की कभी कमी नहीं होती वो ईजिली लोन ले सकते हैं। तो इसलिए आंसर यहाँ पे आपका होगा लॉन्ग टर्म लोन्स। ये आप ले सकते हैं क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम लॉन्ग टर्म लोन्स के तरफ ही जाएंगे। अमाउंट क्या है? 2 करोड़ और 80 लाख रुपए, मतलब बहुत सारा अमाउंट है, इसलिए हम लॉन्ग टर्म लोन्स के टूवर्ड्स ही जाएंगे। ठीक है, चलिए सो 20th का आंसर हो गया बी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21 और ये है हमारा नॉर्मल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, एक आधा आगे भी आएगा लेकिन फिलहाल के लिए कंप्लीट हो गए। और यहाँ से हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की शुरुआत हो रही है, जिसमें पहला क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा है व्हाट इज मेंट बाय एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। आपको बताना है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है और इसे एक्सप्लेन करना है आपको, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है।
ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था हमने एंटरप्रेन्योरशिप वाले टॉपिक में। इट सेज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनहेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू स्ट्रक्चर ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग प्रोग्राम्स। इट फोकसेस ऑन एन इंडिविजुअल हु विशेस टू स्टार्ट एंड और एक्सपैंड अ बिजनेस। द होल पॉइंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड टू क्रिएट एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर विद इन द सोसाइटी। वन ट्रेन्ड एंटरप्रेन्योर कैन गाइड अदर्स ऑन हाउ टू स्टार्ट देयर ओन enterprises. Nowadays, it is treated as an important tool of industrialization and a solution of unemployment in the country. ये बोल रहे हैं कि entrepreneurship development basically किसी भी इंसान के अंदर entrepreneurial skills को develop करने का काम करता है, और जब एक entrepreneur बनता है तो वो और 4 लोगों को guide करता है, inspire करता है, motivate करता है, encourage करता है कि वो भी वो काम करे। And at the same time resources जो सोसाइटी में ऐसे ही पड़े हुए हैं abundance में, उनको अच्छे से एक्सप्लोर और यूटिलाइज भी किया जा सकता है, एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। एक्सप्लॉइट सही वर्ड नहीं होगा, वो थोड़ा नेगेटिव टर्म हो जाता है, तो मतलब उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन करके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके कुछ नया क्रिएट हो सकता है। एंड सोसाइटी में ऐसे लोग जो कि जॉब्स नहीं पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अनएम्प्लॉयड हैं, घर में खाली बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि वो खुद का बिजनेस शुरू करें, जिससे अल्टीमेटली इकोनॉमी को भी मदद मिलेगी। क्योंकि देखो, अनएम्प्लॉयड इंसान कुछ नहीं है, एक बर्डन है उनके घर वालों पे भी और सोसाइटी पे भी और पूरी इकोनॉमी पे भी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लेकिन जब वही अनएम्प्लॉयड इंसान सोचता है मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊं और खुद का कोई बिजनेस बना लेता है, तो वही इकोनॉमी के लिए एक असेट बन जाता है। तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी और अल्टीमेटली यही मेन मोटो है इस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट थिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, और ये बोलता है Sana and Vishal are friends who have been planning for a startup. With the money they had, they did initial research and proof of concept. To fund their idea, professionally managed fund institution provided them the funding. Identify this source of fund to fund the startup and explain. Okay, so Sana और विशाल अच्छे दोस्त थे जो कि मिल के एक स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं। जो उनके पास थोड़ा बहुत पैसा पहले से पड़ा हुआ था, उससे उन्होंने क्या किया, इनिशियल रिसर्च करी। ठीक है, उसके बाद अपने आइडिया को फंड कराने के लिए एक प्रोफेशनली मैनेज फंड इंस्टीट्यूशन के पास वो गए और उन्होंने फंडिंग की। अब आपको यहाँ पे सोर्स बताना है फंडिंग का और उसके बाद उसे एक्सप्लेन भी करना है। सो दैट्स द क्वेश्चन। बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड द आंसर इज द वे टू फंड द स्टार्टअप हाईलाइटेड इज वेंचर कैपिटल। यहाँ पे जिस फंडिंग उसके बारे में बात हुई है, सोर्स के बारे में बात हुई है, वो है हमारा venture capital. Venture capital are professionally managed funds who invest in companies that have huge potential in the future. Venture capital वाले ऐसे companies में invest करते हैं जिनका huge potential होता है future में। They focus on sale rather than profit of ventures. ये sale पे focus करते हैं profit के बजाय। This type of funding is often obtained in exchange for equity stake in the business. इस तरह की funding usually equity stake के बदले में मिलती है, मतलब वो आपको funding तो दे देते हैं लेकिन साथ में वो business में एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें इक्विटी स्टेक देंगे। जनरली सच फंडिंग इज इन्वॉल्व्ड इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इट ब्रिजेस द गैप वेयर ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ फंड्स कैन नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन फंडिंग अ न्यू वेंचर। ये उन पर्टिकुलर जगहों पे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं जहाँ पे लोगों को ट्रेडिशनल वे से पैसा नहीं मिल रहा होता। लाइक मुझे कुछ नया तरीके का कुछ बिजनेस खोलना है, मैं बैंक के पास गई, बैंक ने मेरी मदद नहीं की। मैं और 4 लोगों के पास गई, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। ये जिनके पास मैं जा रही हूँ ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, इन्होंने मेरी मदद नहीं की। तो ऐसे सिनेरियो में मेरी मदद कर सकता है वेंचर कैपिटलिस्ट, और वो बेसिकली मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेगा इन रिटर्न कि मैं अपने बिजनेस में उसको इक्विटी स्टेक दे दूँगी, थोड़ी सी ऑनरशिप दे दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट इज वेंचर पार्टनर, कलाकारी कैपिटल, एक्सेल पार्टनर्स, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन ये होता ना, उसके अकॉर्डिंग ये कंटेंट बहुत कम लिखा हुआ है, ये हार्डली 1.5 नंबर के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कंटेंट। तो थोड़ा सा आपको कंटेंट इम्प्रूव करना पड़ेगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी वेंचर कैपिटल के बारे में। थोड़ा सा तो एक्सप्लेनेशन आपको बड़ा करना पड़ेगा अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आया है तो ये तो 1 नंबर से थोड़ा ज़्यादा ही है। ठीक है,
तो ऐसे देख लेना एक बार। बाकी क्या है, सना और विशाल को पेमेंट कहाँ से मिल रही है, वेंचर कैपिटलिस्ट से मिल रही है। क्यों मिल रही है, क्योंकि भैया उनको इक्विटी स्टेक चाहिए इनके बिजनेस में, तो दे रहे हैं वो तो इन्हें पैसा। और ऐसे लोग जिनको ट्रेडिशनल सोर्सेज निराश कर देते हैं, मना कर देते हैं फंडिंग करने के लिए, उनके लिए ये पर्टिकुलर ऑप्शन सबसे सही रहता है। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 23rd क्वेश्चन है, एसटी फूड्स इनकॉर्पोरेशन इज अ कंपनी प्रिपेयरिंग राजस्थानी फूड। द कंपनी हैज 23 outlets in Rajasthan and Gujarat. The company prepares its food with the recipes unique to it and uniform across outlets. These recipes have been the driving force of business and are not known to general public. Identify and explain the intellectual property right discuss. Okay, ये बोल रहे हैं जो एसटी फूड्स है वो एक कंपनी है जो कि राजस्थानी खाना बनाती है। The company has 23 outlets in राजस्थान एंड गुजरात। इस कंपनी के 23 outlets हैं राजस्थान और गुजरात में। कंपनी prepares its foods with recipes unique to it। कंपनी ऐसे चीज़ें बनाती है, ऐसे खाने बनाती है जो कि यूनिक होते हैं और सिर्फ इन्हीं के आउटलेट पे मिलते हैं और हर एक आउटलेट पे सेम टेस्ट आता है। जैसे मैकडोनल्ड्स का जो भी आप खाते हैं बर्गर जो, तो वो आप किसी भी मैकडोनल्ड से खा लीजिए, टेस्ट हमेशा सेम आएगा क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म बनाया हुआ है प्रोसीजर। तो इनका भी बिल्कुल यूनिफॉर्म ही है कि सारे आउटलेट्स पे सेम तरीके का ही खाना मिलता है, सेम टेस्ट के साथ। दीज रेसिपीज़ हैव बीन द ड्राइविंग फोर्स ऑफ बिजनेस। ये जो रेसिपीज़ हैं इनकी ऑथेंटिक वाली, यही इनके बिजनेस की ड्राइविंग फोर्स है और ये जनरल पब्लिक को नहीं पता है। आइडेंटिफाई करिए और एक्सप्लेन कीजिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डिस्कस। आपको यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो डिस्कस हुआ है उसके बारे में बताना है। एंड लेट मी टेल यू, इस नेचर का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। और यहाँ ये बोल रहे हैं द IPR डिस्कस दैट इट इज़ इंफॉर्मेशन दैट इट इज़ नॉट जनरली नोन टू पब्लिक, कन्फर्स इकोनॉमिक बेनिफिट, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल एफर्ट बाय द होल्डर ऑफ टू मेंटेन इट्स सीक्रेसी। फॉर एग्जाम्पल कोका-कोला's रेसिपी इज अ ट्रेड सीक्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये मेंशन करना भूल गए हैं। द IPR डिस्कस हियर इज ट्रेड सीक्रेट। मैंने अभी आपको बताया इस नेचर का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं और वहाँ पे शायद मैंने आपको कोका कोला का ही एग्जाम्पल याद दिलवाया था और वही सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन है। भैया यहाँ पे इस बिज़नेस की मेन बात क्या है, इनकी रेसिपी जो कि सिर्फ इन्हीं की है, यूनिक है इनके लिए। तो ऐसे में इन्होंने अपनी रेसिपी किसी के साथ शेयर नहीं की हुई, मतलब ये इनका क्या है, सीक्रेट है जिसकी वजह से इनका पूरा ट्रेड का बिजनेस चल रहा है, मतलब पूरा मतलब काम का मतलब खाने का बिजनेस चल रहा है। तो ऐसे में ऐसी रेसिपीज़ को हम किस में काउंट करेंगे, ट्रेड सीक्रेट में काउंट करेंगे और वही इनका क्या रहेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रहेगा। ठीक है, सो आंसर विल बी ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, IPR क्या है यहाँ पे, ट्रेड सीक्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। What are the 3 types of enterprises with respect to manufacturing? आपको मैन्युफैक्चरिंग के रिस्पेक्ट में बताना है 3 अलग अलग तरह के एंटरप्राइजेस। वैसे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना बहुत छोटे से आ रहे हैं, बट अगर यही क्वेश्चन थोड़े बड़े उसमें आ जाएंगे ना तो आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे ट्रेड सीक्रेट में आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर वह सेम क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाता है तो। बाकी अगर 2-2 नंबर के आएंगे तो फिर इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको 3 टाइप्स के एंटरप्राइजेस के बारे में बताना है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। चलिए, हम सबको पता है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 3 अलग अलग तरह के एंटरप्राइजेस होते हैं, मतलब स्मॉल बिजनेस की बात हो रही है जब। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। माइक्रो में इन माइक्रो एंटरप्राइजेस द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपए। स्मॉल में 25 लाख से ज़्यादा 5 करोड़ से कम। मीडियम में 5 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ से नीचे। बट लेट मी टेल यू पीपल, ये लिमिट बदलती रहती है। तो या तो आपकी क्लास पे जो NCERT एप्लीकेबल होगी उसमें जो मेंशन होगी वही लिमिट लिखना, या फिर लेटेस्ट वाली चेक करके जाना। ठीक है, और नीचे लिख देना ब्रैकेट में जो लिमिट्स हैं, मतलब ऐसे स्टार्स बना के जो लिमिट्स हैं वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हैं, एज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट या ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है,
कुछ भी ऐसा लिखना, बट ये आप क्लियरली स्पेसिफाई करके रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती बच्चों का लिमिट्स की वजह से आंसर ख़राब हो जाए। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे अपने सीनियर से एनसीईआरटी पर वो ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, या फिर वैसे ही ले लेते हैं, तो उसमें वो पुरानी वाली लिमिट दी होगी, आपके वाले में न्यू वाली एप्लीकेबल होगी, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए बेटर आप साइट पे जाके, एमएसएमई की अलग से साइट बनी हुई है, वहाँ पे जाके लिमिट्स चेक कर सकते हो और ब्रैकेट में ये चीज़ लिख देना। बट हाँ, जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत जाए। तो मेरा कहना तो यही रहेगा, बेस्ट वे यही होगा, एनसीईआरटी में जो लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसी को फॉलो करके जाओ, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, सो 25th क्वेश्चन है हमारा, विजय runs his small factory for producing cotton goods. He wants to venture into other countries but could not. Moreover, some MNCs have come up within the country, giving tough times to Vijay. Which problem of small scale industry is highlighted here? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हिंदी में बोलूँ तो विजय एक स्मॉल फैक्ट्री चला रहा है जो कि कॉटन गुड्स बनाती है। ही वॉन्ट्स टू वेंचर इन टू अदर कंट्रीज, ये अलग अलग कंट्रीज में अपने बिजनेस को फैलाना चाहता है बट कर नहीं पा रहा है। मोर ओवर सम एमएनसीज हैव कम अप, बाकी सारे इंडस्ट्रीज बाहर से इंडिया से आ गई हैं, एमएनसीज बन गई हैं और ये विजय को बहुत टफ कंपटीशन दे रही हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि विजय जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कौन सी वाली प्रॉब्लम के बारे में बताती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऊपर जो केस हाईलाइटेड है उसमें कौन सी वाली प्रॉब्लम हाईलाइटेड है एक्चुअली, ऊपर जो केस मेंशन्ड है। सो इसका आंसर है, इन द गिवन टेक्स्ट ग्लोबल कंपटीशन इज हाईलाइटेड एज द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि एमएनसीज बाहर से इंडिया में आ गई जिसके कारण ये विजय को कंपटीशन दे रही हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कंपटीशन दे रही हैं। तो ग्लोबल कंपटीशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत भारी पड़ जाता है कभी कभी। तो दैट्स व्हाट इट इज गिवन हियर। Small businesses feel threatened from the global entrepreneurs in the following areas: competition from medium and large industries as well as multinational companies, high quality standards, technological skills, financial credit worthiness, managerial and marketing capabilities of the large industries. ये एक ही पॉइंट में ना इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए, बहुत सारे। ड्यू टू स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिटी सर्टिफिकेशन लाइक ISO 9000, small industries have limited access to markets of developed countries. ओके, सो ये क्या बोल रहे हैं कि देखो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं होती, कैपिटल इंसेंटिव्स होते हैं, कैपिटल से जो गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, कैपिटल गुड्स से मतलब मशीनरी से जो गुड्स बने होते हैं उनकी तो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है, फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे सिनेरियो में सारी चीज़ें जब इतनी बढ़िया होती हैं तो उनके सामने ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ की हाथों से बनाई हुई अनफिनिश प्रोडक्ट्स कहाँ टिक पाएंगी। तो एक तो वही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इन लोगों के लिए। स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होने के कारण quality certification like this, small industries have limited access to the markets of developed countries, क्योंकि ज़्यादातर डेवलप्ड इंडस्ट्रीज में पसंद करते हैं लोग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का ठप्पा लगवाने के लिए, सर्टिफिकेशन करवाने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैक्सिमम टाइम एलिजिबल ही नहीं हो पाती, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स उतने फाइन क्वालिटी के होते ही नहीं हैं। तो ये भी एक एडिशनल प्रॉब्लम है जो कि इनको फेस करनी पड़ती है। तुम ऐसे मान के चलो, इसका आंसर तुम अपने आप से लिख सकते हो। ऐसे समझो, एक छोटी सी इंडस्ट्री है जिसके पास पैसे नहीं है, बस लेबर के भरोसे चल रही है और बहुत ही मुश्किल से धक्का मार के चल रही है, और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आए दिन उसमें फर्स्ट क्लास टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, वो कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन लेके आते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो कौन से वाली जीतेगी कॉम्पिटिशन, ये बताओ। भावुक मत होना, नॉर्मल प्रैक्टिकली सोचना, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की एक प्रॉब्लम है जो कि हाईलाइटेड है, ग्लोबल कॉम्पिटिशन, ठीक है। चलो इसी बात पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। ये बोलता है, अमर अकबर एंड एंथनी, बहुत टाइम बाद अमर अकबर एंथनी का क्वेश्चन आया है। सो दे से अमर अकबर एंथनी आर 3 good friends who have completed a vocational course in entrepreneurship. After their school education, finding the job market tough, they were contemplating the idea of setting up a small business using the skills they had learned in their course. However, they knew very little about business. They were wondering what business to start, where to locate it, how to procure machinery and materials needed for the business, how to raise money and how to market.
They came across a notification given by the District Industry Center located near the industrial estate in Balnagar Ranga Reddy district of Andhra Pradesh regarding a seminar on government's assistance for the small business aimed at young entrepreneurs. ओके, सो अमर अकबर एंथनी 3 अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने अभी अपना वोकेशनल कोर्स कंप्लीट किया है एंटरप्रेन्योरशिप में। जब इनकी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट हुई तो इनको लगा कि मार्केट में जॉब पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वहीं से इनको ये आइडिया आया कि इनको अपना खुद का एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए। बट उन्हें बिजनेस वर्ल्ड के बारे में बहुत ही कम पता था। They were wondering what business they should start। मतलब ये लोग सोच रहे थे कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए, कहाँ पे शुरू करना चाहिए, मशीनरी कैसे प्रोक्योर करनी चाहिए, मटेरियल्स कैसे प्रोक्योर करने चाहिए, हाउ टू रेज मनी, पैसे कैसे रेज करो, हाउ टू मार्केट कैसे करो अपने प्रोडक्ट्स को। दे केम अक्रॉस अ नोटिफिकेशन गिवन बाय डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। इनको एक नोटिफिकेशन मिला DIC की तरफ से, जो कि उस इंडस्ट्रियल एस्टेट में, मतलब आंध्र प्रदेश के किसी इंडस्ट्रियल एस्टेट में एस्टेब्लिश था। वो पर्टिकुलर नोटिस था सेमिनार के रिगार्डिंग, जिसमें गवर्नमेंट की असिस्टेंस के बारे में बात होने वाली थी कि गवर्नमेंट किस किस प्रकार से स्मॉल बिजनेसेस को मदद करता है, तो वो वाली चीज़ थी, और यंग एंटरप्रेन्योर्स को स्पेशली। Excited with the news, the 3 friends decided to attend the seminar. They were told about the financial and other assistance offered by the central and state governments under the Rural Employment Generation Program to the educated youth. They found that toys were in demand and manufactured toys. They started a small-scale industry in their village by taking financial assistance with the help of Khadi and Village Industries Commission. Today, they are successful makers of toys and are in near future they plan to make their into export as well. Okay, so ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये बहुत एक्साइटेड थे इस न्यूज़ को लेके, नोटिफिकेशन वाले को, और ये तीनों फ्रेंड्स ने ये पर्टिकुलर सेमिनार अटेंड करने के बारे में सोचा और किया भी। इनको बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंस के बारे में पता चला जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देती है, और कब देती है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के चलते हुए। दे फाउंड दैट द टॉयज़ वर इन डिमांड एंड मैन्युफैक्चर। इनको पता चला कि टॉयज़ बहुत ज़्यादा डिमांड में है, मतलब टॉयज़ तो हर कोई खरीदता है, और आजकल तो पेरेंट्स ना बिल्कुल मतलब ऐसे हो गए हैं, आई शुड नॉट यूज़ दिस वर्ड इनसेन, बट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स इतने इनसेन हो गए, छोटे छोटे बच्चों को इतने एक्सपेंसिव, इतने हाई क्लास प्रोडक्ट्स खरीद के दे रहे हैं जो कि कोई काम के नहीं है, लिटरली कोई काम के नहीं है। इन माई फैमिली ऑल्सो आई सी मैनी पीपल हु आर डूइंग द सेम थिंग, मतलब मेरे रिलेटिव्स वाले उसमें, मतलब छोटे छोटे बच्चे, उनको पता भी नहीं है उस टॉय के बारे में, जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू ब्लैबर अबाउट योर वर्दीनेस, तो आप उनको महंगे महंगे 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार के, हमारे टाइम पे ना 100 रुपए के गुड्स मिलते थे, मतलब टॉयज़ मिलते थे। आज के टाइम पे नो डाउट आई फील, मतलब मुझे को पता है इन्फ्लेशन आ गया और भी 100 चीज़ें हैं, तो 100 रुपए का नहीं 1000 का दिलवा दो, लेकिन 10,000 का, 14,000 का, 15,000 का, छोटे बच्चों को जिनको समझ भी नहीं है उस टॉय को मतलब किस तरह से इस्तेमाल करना है, लाते ही वो तोड़ देते हैं। वो टॉयज़ दिलवाने का क्या सेंस है, नहीं समझ में आता। बट ये बिजनेसमैन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टॉय आया, टूटा, नया आएगा, और बच्चे तो मानते ही नहीं है, बच्चे तो फिर थोड़े से आंसू बहा देते हैं और पेरेंट्स वहीं पे पिघल जाते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको समझ में आ गया कि टॉयज़ तो मैन्युफैक्चर कर ही सकते हैं। इन्होंने स्मॉल इंडस्ट्री खोलने के बारे में सोचा। They started a small industry in their village by taking financial assistance with the help of Khadi and Village Industries Commission. Khadi and Village Industries Commission की मदद से इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने के बारे में सोचा। टुडे दे आर सक्सेसफुल मेकर्स ऑफ टॉयज़। अब ये बहुत ही सक्सेसफुल मेकर्स हैं टॉयज़ वर्ल्ड में, और नियर फ्यूचर में इनका ये है कि एक्सपर्ट भी बन जाएंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे जो पूछे हुए हैं, फर्स्ट है विच problems were faced by Amar Akbar and Anthony when they decided to set up a small business। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अमर अकबर एंथनी को फेस करने को मिली जब इन्होंने डिसाइड किया कि हमें स्मॉल बिजनेस खोलना है। सेकेंड है विच इंस्टीट्यूशन हेल्प अमर अकबर एंड एंथनी इन एस्टेब्लिशिंग द स्मॉल बिजनेस। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन ने इनकी मदद करी थी। दोनों इंस्टीट्यूशन मैंने आपको हाईलाइट कर दिए थे, बट इसके अलावा और अगर आपको कुछ लगता है तो वो आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वो प्रॉब्लम्स जो कि अमर अकबर और एंथनी को फेस करनी पड़ रही थी। तो जैसे अमर अकबर एंड एंथनी फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स व्हेन दे डिसाइडेड टू सेट अप अ स्मॉल बिजनेस। फर्स्ट है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस आइडिया।
जैसे कि उसमें दिया हुआ था केस स्टडी में कि अमर अकबर एंथनी तीनों ही बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं थे, मतलब उनकी फैमिलीज बिजनेस वाली नहीं थी, तो उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये गई कि इतने सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने सारी चीजें हैं, इनमें से कौन सी वाली चीज चूज करें जिसमें हम लाइक बिजनेस कर सकें। तो बिजनेस आइडिया ही सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सेकेंड है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लोकेशन ऑफ बिजनेस, कहाँ सेटअप करना है, क्योंकि आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये वाला मतलब पर्टिकुलर इंडस्ट्री खोलना है या ये वाला पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि भैया कौन से एरिया में करना है, जहाँ हम रहते हैं या जहाँ रिसोर्सेज हमें मिलेंगे या जहाँ मार्केट हमें मिलेगा, कौन से एरिया में करना है। देन है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ मटीरियल्स एंड मशीन्स रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस, वो चीज़ें जो कि हमारे प्रोडक्शन में इस्तेमाल होंगी, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हों चाहे वो मशीनरी हो, वो हम कहाँ से प्रोक्योर करेंगे। एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइनेंस एंड मार्केटिंग, पैसा कौन देगा अल्टीमेटली, और मार्केटिंग कैसे रहेगी। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा था तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालो। जब मैं बोलूँ कि तुम्हें बिजनेस खोलना है और तुम्हारी फैमिली बिजनेस वाली नहीं है, तो तुम्हारे दिमाग में जो जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो सारे तुम यहाँ पे लिख सकते हो बिना सोचे नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो सोच के, कहीं पता चले तुम्हारे दिमाग में कुछ अनशंटी आ रहा है और तुम वो लिख दो, वैसा नहीं चलेगा। तुम्हारे दिमाग में बिजनेस रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो जो चीज़ें आ रही हैं कि भैया ये सोचना है, ये सोचना है, वो सारा आप यहाँ पे लिख सकते हो। नॉट नेसेसरी यही तीनों चारों पॉइंट्स लिखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट था आपका कौन कौन से इंस्टीट्यूशन ने मदद की है अमर अकबर एंथनी की। तो फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हेल्प्ड अमर अकबर एंड एंथनी इन एस्टेब्लिशिंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फर्स्ट है डीआईसी, ये तो सबकी मदद करता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, और फिर है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। दोनों का ही नाम केस स्टडी में लिखा हुआ था, इसमें ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मैंने मार्क भी किया था, इनको हाईलाइट भी किया था, रीज़न बीइंग मुझे पता था इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यस, ये दोनों इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने अमर अकबर और एंथनी की मदद करी थी। ओके डन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही छोटू सा है, ये है क्वेश्चन नंबर 27। ये बोल रहा है ऋत्विक इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ओके दैट्स गुड। ही डिसाइडेड टू स्टार्ट अप जस्ट आफ्टर द ग्रेजुएशन. He took on going edtech wave in his stride and set up a blended offline plus online model of learning extracurricular activities. He started bootstrapped with the savings of this internship stipend. However, he is struggling to expand on the model because of the lack of the funds. Suggest him 6 ways to raise more capital. सो ऋत्विक भाई साहब हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पढ़े हुए हैं, DU बोलते हैं इसको अब्रिविएशन में, तो DU से पढ़े हुए हैं। इन्होंने सोचा है कि मैं अपना खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा आफ्टर ग्रेजुएशन। इनको एडटेक की वेव बहुत अच्छी लग रही थी। एडटेक का मतलब होता है एजुकेशन जब टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाता है, ऐसे ही फिनटेक होता है मतलब जब फाइनेंस टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाता है। तो ये आजकल कुछ बहुत ही नॉर्मल टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, आजकल काफ़ी इस्तेमाल हो रही हैं। तो एडटेक मतलब एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन। तो एडटेक की वेव इसको बहुत पसंद आ रही थी, तो इसने सोचा ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड का कुछ लर्निंग वाला वो एक खोलेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का। He started bootstrapped with the savings of his internship stipend. ये कहीं इंटर्नशिप करता था, वहाँ से जो स्टाइफंड मिलती थी उसको इकट्ठा करके इसने बूटस्ट्रैप वे से लगाया इनिशियल उसमें। However, he is struggling to expand on the model. ये मॉडल पे एक्सपैंड करना थोड़ा सा इसके लिए कठिन हो रहा है क्योंकि इसके पास फंड्स की रिक्वायरमेंट तो है लेकिन फंड्स अवेलेबल नहीं है। तो आपको इसको 6 अलग अलग वेज बताने हैं टू रेज कैपिटल। बूटस्ट्रैपिंग ये ऑलरेडी कर चुका है, उसके अलावा आपको 6 अलग अलग वेज बताने हैं जिससे ये फंड्स का अरेंजमेंट कर सकता है। तो भैया क्या है, एक बंदा है जिसने एडटेक का स्टार्टअप स्टार्ट किया है और उसके पास जो फंड्स थे उसने बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू लगा दिए अपने बिजनेस में। नाउ ही वांट्स मोर फंड्स और आपको सजेस्ट करना है मोर फंड्स उसे कहाँ से मिलेंगे। बहुत सारे ऑप्शन है, 6 वेज लिखा है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। इट सेज वेज फॉर हिम टू रेज कैपिटल आर बैंक लोन। पहली चीज ये क्या कर सकता है, बैंक के पास जा सकता है लोन मांगने के लिए। जब आप ये मेंशन कर रहे होंगे कि एक वे ये हो सकता है कि आप लोन ले ले, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, आप एक चीज़ और मेंशन करें कि लोन बैंक से सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास या तो सिक्योरिटी होती है या गारंटर होता है।
ऐसे लोग जिनके पास सिक्योरिटी भी नहीं है, गारंटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को लोन नहीं मिलता है। ठीक है, तो या तो कोई इंसान हो जो आपकी गारंटी ले रहा हो, या फिर आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी वगैरह हो जिसको आप मॉर्गेज करके, हाइपोथेकेट करके वहाँ पे अपने आप मतलब उन प्रॉपर्टीज को बैंक के पास रखवा के लोन ले सके। ठीक है, it says funding from bank will involve the usual process of sharing the business plan and valuation details along with the project report based on which the loan is sanctioned. सेकेंड है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट करके रखे हुए हैं स्पेशली बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि क्या है ना कि बिजनेस अगर आगे बढ़ता है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आगे बढ़ती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सिर्फ अकेले आगे नहीं बढ़ती, वो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी खोलती हैं अपने साथ। उसके साथ ही साथ इकोनॉमी को भी काइंड ऑफ ऊपर जाने का मौका मिल जाता है, ग्रो करने का मौका मिल जाता है। अगर कोई बिजनेस बहुत अच्छा चल जाए तो ऐसे में क्या होता है, आपका इकोनॉमी ऊपर ग्रो ही करता है ना, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी पता है कि भैया बिजनेसेस खुलने की क्या वैल्यू है, तो बिजनेस के लिए उन्होंने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे स्कीम स्टार्ट करके रखे हुए हैं। उनके चलते हुए भी आप पैसे ले सकते हैं। Like they say that offers startup capital, most popular scheme is Pradhan Mantri Micro Unit Development and Refinance Agency Limited Mudra, which started with an initial corpus of 20,000 crore to extend benefits to around 10 lakh SMEs. मुद्रा करके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ था गवर्नमेंट ने, अभी भी है वो, एक्चुअली स्कीम स्टार्ट की थी जिसमें उन्होंने इनिशियल कॉर्पस रखा था 20,000 करोड़, बहुत होते हैं, और उससे ये 10 लाख एसएमईज की मदद करना चाहते थे। तो इसमें ऐसे मानिए कि आप भी एक वो बन सकते हैं, क्या बेनिफिशियरी बन सकते हैं। देन है एंजल फंडिंग। Angel investments take very early stage business under their wing, while venture capital or equity investors do not like to commit capital to tiny businesses. Many household names like Google, Facebook were financed in their earlier stage by angel investors, Mumbai Angels, Hyderabad Angels, Let's Venture, etc. Okay, so what they are saying is कि angel investors ना वो अच्छे लोग होते हैं जो बिजनेसेस को बहुत ही छोटे स्केल पे फंड करना स्टार्ट करते हैं। लाइक कोई बिजनेस बस अभी पैदा ही हुआ है, उसी टाइम उसको फंडिंग देना स्टार्ट कर देंगे, इतने बढ़िया होते हैं, तभी इनको एंजल इन्वेस्टर बोला जाता है। लाइक ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि एंजल की फॉर्म में आते हैं और आपके सारे दुख दर्द ले जाते हैं, आपको पैसे दे जाते हैं इन बदले में। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि भैया इनका ये नहीं है कि तुम्हारा बिजनेस पहले एक बार ग्रो करके दिखा दो उसके बाद हम फंडिंग करेंगे। लाइक शार्क टैंक में ना बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिनका बिजनेस प्रपोजल अच्छा था लेकिन बहुत इनिशियल स्टेज पे था। लाइक आई रिमेंबर वन, वो क्या लेके आया था, वो एक कुकर लेके आया था, दैट वाज एन इलेक्ट्रॉनिक कुकर, और उस कुकर में कोई भी चीज़ बहुत जल्दी पक जाती थी। लाइक चिकन जैसी चीज़ें जो 1 घंटा आधा घंटा लगाती है पकने में, उसमें 5 मिनट्स मैक्स में पक गई थी, और वो भी अच्छे से, उन्होंने सबने टेस्ट करके दिखाया था। बट उस बंदे का ना बिजनेस अभी स्टार्ट ही हुआ था, लाइक उसने बस इन्वेंट किया था और उसने बहुत सारे लोगों को टेस्टिंग के लिए भेजा था अपना प्रोडक्ट। तो इन सब ने उसमें इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था, सेइंग आपका बिजनेस अभी बहुत अर्ली स्टेज पे है, आप थोड़ा सा इसको बढ़ा के आइए, अभी आप जिस लेवल पे हैं वहाँ पे नो प्रॉफिट वाली चीज़ है, मतलब बिजनेस तो है ही नहीं, तो अभी हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो मतलब वो एंजल इन्वेस्टर्स नहीं थे, वो क्या थे, वेंचर कैपिटलिस्ट थे। ठीक है, सो एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, वो लोग जो कि बहुत इनिशियली ही फंड करना स्टार्ट करते हैं, और इनका मेन मोटिव होता है कि वह पैसा दे के स्टेक ले लो, दैट्स इट, खुद की इन्वॉल्वमेंट इतनी उनकी ज़्यादा नहीं रहती है बिजनेसेस में। उसके बाद आते हैं वेंचर कैपिटल, तो दे आर प्रोफेशनली मैनेज फंड्स हु इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट हैव ह्यूज पोटेंशियल इन द फ्यूचर। ये ऐसे प्रोफेशनली मैनेज फंड्स होते हैं जिनका ह्यूज पोटेंशियल होता है कि भैया जिनका बहुत मतलब ये उसमें इन्वेस्ट करते हैं जिन कंपनीज का बहुत ह्यूज पोटेंशियल होता है। लाइक कोई कंपनी इनको दिख रही है कि हाँ यार ये तो बहुत दमदार बनने वाली है आगे चल के, तो वो फटाफट वहाँ पे अपने पैसे डाल देते हैं। तो ये सिर्फ उन्हीं में डालेंगे जिनमें इनको ह्यूज पोटेंशियल दिखेगा, एज वेल एज इन्होंने उस कंपनी की प्रोग्रेस देखी होगी थोड़ी सी। ये नहीं कि भाई इस कंपनी स्टार्ट हुई है उसी टाइम तुम्हें पोटेंशियल दिख गया और तुमने इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं। दे फोकस ऑन सेल रेदर देन प्रॉफिट और वेंचर्स। दिस टाइप ऑफ फंडिंग इज ऑफन ऑब्टेन्ड इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी स्टेक इन द बिजनेस। सेम चीज़ ये भी बोल रहे हैं कि इक्विटी स्टेक के बदले में देते हैं ये, और कुछ फिर एग्जाम्पल्स लिख दिए इन्होंने। आप एग्जाम्पल्स नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ऊपर वाले में भी आप एग्जाम्पल नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लिखोगे तो अच्छा है। ठीक है, तो ये 4 वेज हो गए। ओके,
सो इंक्यूबेटर्स में ये बोलते हैं दे प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विसेज दैट फैसिलिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज सपोर्ट एंड एडवाइस इन इंडिया मोर देन 50% ऑफ द इंक्यूबेटर्स आर लोकेटेड इन यूनिवर्सिटीज इंडिकेटिंग द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज इन सपोर्टिंग न्यू स्टार्टअप्स इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइन IIT मुंबई में है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स IIT दिल्ली है। सबसे पहले तो ये वर्ड इंक्यूबेटर समझना जरूरी है, आपको पता होगा अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगे इंक्यूबेटर्स का मतलब क्या होता है। जो नहीं देख चुके हैं मेरी वीडियोस ऑलरेडी उनके लिए मैं बता देती हूँ। देखिए जब एक प्रीमेच्योर बेबी बॉर्न होता है मतलब बर्थ लेता है तो यूजुअली वो ऐसी नॉर्मल एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाता बिकॉज अभी तक वो वॉर्म में था, तो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट वहाँ पे उसको मिल रहा था, राइट। तो अब वो एकदम से आएगा यहाँ पे तो वो अडेप्ट तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। कई बार नॉर्मल डिलीवरीज में भी ऐसा होता है कि बच्चा अडेप्ट नहीं कर पाता, तो उनके लिए ना एक अलग से इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है जिसके अंदर मतलब बॉक्स लाइक चीज़ होती है, इसके अंदर उनको रखते हैं जहाँ पे उनको बिल्कुल वार्म वाली फीलिंग आती है, मतलब वही सारा एनवायरनमेंट मिलता है जो वार्म में होता है। तो उस पर्टिकुलर गैजेट को या जो भी बोले उसको बोला जाता है इंक्यूबेटर। तो ऐसे ही जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं वो प्रीमेच्योर बेबीज की तरह होते हैं जिनको बहुत अच्छे से पालना पड़ता है, क्योंकि वो अगर अच्छे से उनका नहीं देख रेख किया जाएगा तो कंपटीशन उन्हें वैसे ही दबा देगा, उसी स्टेज पे दबा देगा, तो वो कभी फ्लरिश ही नहीं कर पाएंगे। तो इनिशियली बच्चे को थोड़ा सा पनपने के लिए थोड़ा सा वो करना पड़ता है ना, एफर्ट डालना पड़ता है। तो ऐसे ही स्टार्टअप्स को भी पनपने के लिए थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं जो कि इंक्यूबेटर्स के द्वारा डाले जाते हैं। ये वो अलग से बनाए हुए सेंटर्स हैं जो कि ना सिर्फ स्टार्टअप्स को एडवाइस प्रोवाइड करते हैं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं उसके। और ज़्यादातर इंक्यूबेटर्स यूनिवर्सिटीज़ में एस्टेब्लिश्ड होते हैं ताकि जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और स्टार्टअप्स का सपना देख रहे हैं और बस अभी स्टार्ट ही करना चाहते हैं, उनको थोड़ी सी मदद थोड़ी सी गाइडेंस वहीं पर मिल जाए। 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं यूनिवर्सिटीज से एसोसिएटेड इंक्यूबेटर्स के, वो आप देख सकते हैं। देन उसके बाद है एक्सेलरेटर्स। दीज आर ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर अ रेंज ऑफ सपोर्ट सर्विसेज एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टार्टअप्स। दे प्रोवाइड कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट इन रिटर्न फॉर स्टार्टअप इक्विटी। दे टारगेट सेट एक्शन टू बूस्ट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ स्टार्टअप। एग्जाम्पल एमिटी इनोवेशन इंक्यूबेटर, IIN बिजनेस इंक्यूबेटर, कायरोन। ये बोल रहे हैं कि जैसे इंक्यूबेटर्स होते हैं वो प्री मेच्योर बेबीज के लिए बनते हैं, ऐसे ही एक्सेलरेटर्स थोड़ा ग्रो करवाने के लिए बनते हैं। मतलब अभी आप ऐसे स्टेज पे आ गए जहाँ थोड़ा सा आपका परफॉर्मेंस स्टैग्नेंट हो रहा है, तो इसको आगे बढ़वाने के लिए, जैसे गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है ना, उससे क्या होता है एकदम गाड़ी आगे बढ़ती है, राइट। वैसे भी एक्सेलरेटर्स भी होते हैं जो अगेन आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको बोले तो स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करते हैं मदद, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फंडिंग करवाते हैं बहुत बार। और उसके भी 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। अगेन इनका भी टारगेट यही होता है कि स्टार्टअप्स को हमें आगे लेके जाना है, बढ़िया बनाना है, कुछ अच्छा करवाना है इनसे। ओके चलिए, सो ये हो गए हमारे 6 अलग अलग वेज टू रेज फंड्स। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड द लास्ट 2। दैट्स इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या मतलब होता है और उसके इंपॉर्टेंस को आप एक्सप्लेन कीजिए। देखिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको IPR का मतलब पता है तो आपसे ईजिली बन जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। हमारे यहाँ पे एक बड़े ऑथर हैं, बड़े तो नहीं है मतलब, बट उन्हीं की बुक्स ज़्यादातर जो टीनेजर्स होते हैं वो पढ़ते हैं। आई ऑल्सो यूज टू स्टार्ट मतलब रीड इट जब मैं एक टीनेजर थी, क्योंकि वही ऑप्शन है आई गेस हमारे पास। पहचान पा रहे हो कौन है ये बंदा? इस बंदे का नाम है चेतन भगत। सो चेतन भगत भाई साहब ने लिखी हैं बहुत सारी बुक्स। ऐसे ही बनाते हैं ना बुक्स, हाँ। तो चेतन भगत भाई साहब ने लिखी हैं बहुत सारी बुक्स। अब इन बुक्स पे अगर कोई इंसान मूवी बनाना चाहे और बिना चेतन भगत के परमिशन के मूवी बना भी दे, मतलब मैंने पढ़ी, मैं एक प्रोड्यूसर बन गई, मैंने डायरेक्टर बुलाया, एक्टर्स बुलाए, मैंने बोला चलो भैया मूवी बनाते हैं, ये स्टोरी है तुम्हारे सामने। अब ये देखो चेतन भगत क्या चुप बैठेगा ऐसे में? भाई उसने इतना दिमाग लगा के, इतना टाइम लगा के मतलब पूरी बुक लिखी होगी। बुक लिखना कोई आसान बात नहीं होती, बहुत आपको शांति में बैठना पड़ता है। गहराइयाँ मूवी देखी है,
उसमें वो बुक ही लिख रहा होता है, दीपिका का जो फियांसे होता है, और कितने एफर्ट्स लगते हैं उसको, बार बार लिखो 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 लिखो, कितने टाइम तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से बिल पे करवाता है अपने, राइट। तो ये सारा क्या शो करता है कि भाई बुक लिखना कोई ऐसे मस्ती मजाक वाला काम नहीं है। आजकल लोगों को बस लगता है, क्योंकि आजकल बहुत ईजी हो गया बुक पब्लिश करवाना, लेकिन जब आपको एक अच्छी बुक लिखनी होती है ना, तो आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, स्टोरी अच्छे से सोचनी पड़ती है, क्रिएटिव माइंड को इस्तेमाल करना होता है। अब मैंने क्या किया, इस बुक पे मूवी बना दी। अगले दिन चेतन भगत अगर वो मूवी देख लेगा ना, तो मेरे को नोटिस भिजवा देगा कि भैया ये तो मेरी स्टोरी थी, तूने चोरी कैसे कर ली, क्यों, ऐसा कैसे कर पाया वो? ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने उस बुक के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लिए थे। जब भी कोई इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई यूनिक चीज को एग्जिस्टेंस में लाता है, वेदर इट्स अ बुक, इट्स अ लिरिक्स थिंग, मतलब गाना पूरा लिखना, या फिर कुछ यूनिक डिज़ाइन जो कि बहुत अच्छा है, फैसिनेटिंग है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा कुछ भी लेके आता है, कुछ लाइक और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, डिज़ाइन, ये वो, ड्राफ्ट वगैरह। तो ऐसा कुछ भी अगर एग्जिस्टेंस में लेके आता है तो और चाहता है कि उस चीज़ के ऊपर सिर्फ उसी का एक्सक्लूसिव राइट बना रहे, तो उससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। IPR राइट आपको लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी पे कोई और नज़र नहीं डाले, कोई और उसे इस्तेमाल नहीं करे, ठीक है, बिना आपकी परमिशन के इस्तेमाल नहीं करे, दैट्स नॉट द थिंग। आपकी परमिशन के बिना इस्तेमाल ना करे, दैट्स द थिंग। IPR लेने के बाद भी बहुत सारे लोग आपकी क्रिएशंस को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आपसे पूछ के करते हैं। आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, आपने कोई नई प्रोसेस वो करी है, डिस्कवर करी है, तो इस सारे सिनारियो में ऐसा नहीं है कि कोई और उसे इमिटेट नहीं करेगा, करेगा, लेकिन वो आपसे परमिशन लेके करेगा, और उस परमिशन के चलते हुए आपको बहुत सारी धनराशि मिलेगी, ठीक है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द इंटेलेक्चुअल्स इमर्ज्ड फ्रॉम द ह्यूमन माइंड एंड द लीगल राइट ऑन दीज ह्यूमन इंटेलेक्ट्स। इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट ब्रांड नेम, डिजाइन, टेक्नोलॉजी। ये ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कि ह्यूमन माइंड की क्रिएशन की वजह से आए हैं और आपने उसके ऊपर लीगल राइट्स ले लिए हैं, और ये ब्रांड नेम, डिजाइन और टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। अब इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे मेन इंपॉर्टेंस है एक्सक्लूसिव राइट्स ऑन द यूज ऑफ IP इज द बिगेस्ट मोटिवेशन बिहाइंड क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है, दैट्स द बिगेस्ट मोटिवेशन, दैट्स व्हाई यू गो फॉर रजिस्टरिंग योर IP, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपको ये एक्सक्लूसिव राइट नहीं मिलता तो आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं होता अपनी चीज़ को रजिस्टर कराने का। उसके बाद 2-3 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं, बट ये कोई काम की नहीं है, मैं एक बार रीड कर रही हूँ आपके लिए, और ये तो इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट भी नहीं है, तो ऐसे ही पॉइंट है। Customers get approved goods and services due to IPR. Entrepreneurs are enabled to earn more revenue due to IPR. It is cost-saving mechanism for society through effective utilization of resources. तो ये तीनों पॉइंट्स ठीक ठाक हैं, बट मुझे एज सच इनका कोई रेलेवेंस नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से, और लिंकेज इतना ज़्यादा नहीं बन रहा, तो मैं आपको लाइक आई विल सजेस्ट यू नॉट टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप इसको और बेहतर बना सकते हो। कैसे? जब इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को एक्सप्लेन करो, तो आपको बेटर वे में एक एग्जाम्पल देना चाहिए था। बस 3 लाइनें लिख के, वो भी ऐसी जो कि इतनी बढ़िया नहीं है, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को डिफाइन नहीं कर सकते। सो बेटर टेक एन एग्जाम्पल। जैसे मैंने पहले एक एग्जाम्पल आपको समझाया, उसके बाद मैंने ये रीड किया, तो वैसे आपको भी अपने पेपर में पहले एक एग्जाम्पल देना है, उसके बाद यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ IPR, उसके बाद इंपॉर्टेंस पे आना, और इंपॉर्टेंस में भी इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, एलैबोरेट कर देना, तो तुम्हारा आंसर मजेदार बनेगा। ओके, सो मैं ये वाला आंसर सजेस्ट नहीं करूंगी, मैंने आपको चेंजेस बता दिए हैं इसमें क्या क्या करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ये बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय रूरल इंडस्ट्री, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स फीचर। आपको बताना है कि रूरल इंडस्ट्री क्या होती है और उसके फीचर्स भी बताने हैं। ये भी अगेन स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे रूरल इंडस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज कॉटेज इंडस्ट्री और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। इट इज नॉट डिफाइंड बाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया एज इन केस ऑफ अदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हाउएवर कॉटेज इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन फीचर्स विच आर एज फॉलोज। ये बोलते हैं रूरल इंडस्ट्रीज को हम कॉटेज इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, और ये
कैपिटल इन्वेस्टमेंट के उसमें क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं होती। जैसे बाकी सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज में हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट बताते हैं ना कि इस इंडस्ट्री में इतना कैपिटल लगा होगा तो इसको माइक्रो बोलेंगे, इस इंडस्ट्री में इतना कैपिटल लगा होगा तो इसको स्मॉल बोलेंगे, फिर मीडियम बोलेंगे। वैसा वाला क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं पहचानने के। मतलब आपको अगर पहचानना हो कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री वगैरह रूरल इंडस्ट्री में आती है कि नहीं आती है, तो उसके लिए फीचर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिविजुअल्स विद प्राइवेट रिसोर्सेज। ये इंडिविजुअल्स के द्वारा स्टार्ट की जाती है जो कि अपने प्राइवेट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके इस पर्टिकुलर चीज़ का वो करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। It normally uses family labor and locally available talent and labor intensive. ऐसी इंडस्ट्रीज फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेबर इंटेंसिव होती हैं, मतलब लेबर का ज़्यादा काम होता है इंस्टेड ऑफ मशीनरी का, ठीक है। और दूसरा, ये यूजुअली घर के लोगों के ही लेबर, मतलब घर के लोगों को ही इस्तेमाल करते हैं, और घर के नहीं तो आस पड़ोस वाले जो लोग होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए। देन इन कॉटेज इंडस्ट्री सिंपल इक्विपमेंट्स आर इन यूज। कॉटेज इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सिंपल इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, ज़्यादा टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, जैसे कि ये लेबर इंटेंसिव होते हैं, ठीक है। दूसरा, इनके पास ज़्यादा फंड्स नहीं होते, इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, तो ये बहुत ही बेसिक लेवल पे शुरू होते हैं, बहुत ही बेसिक रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, आस पड़ोस वाले लोगों को इस्तेमाल करेंगे, खुद के घर के जो मेम्बर्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह से प्रोडक्शन करेंगे विद सिंपल इक्विपमेंट, ज़्यादा हाई फाई इक्विपमेंट्स नहीं इस्तेमाल करते। इन इट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज स्मॉल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत स्मॉल होता है क्योंकि इन लोगों के पास पैसे नहीं होते उतने। इट प्रोड्यूसेस सिंपल प्रोडक्ट्स नॉर्मली इन देयर ओन प्रीमाइसेस। ये यूजुअली बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो ज़्यादा जैसे बीड़ी, सिगरेट वगैरह, ऐसे जो छोटे छोटे होते हैं ना, सिगरेट तो नहीं, सिगरेट में तो ज़्यादा वो लगता है, बीड़ी वगैरह या फिर धूप बत्ती, ऐसी सब चीज़ें बनाते हैं जो कि बहुत ही बेसिक लेवल पे होते हैं और अपने प्रीमाइसेस में बन भी जाते हैं। इट प्रोड्यूसेस गुड्स यूजिंग इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। ये डोमेस्टिक और जो सिंपली लोकली अवेलेबल वो होती है ना हमारी टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब पुरानी जो हमारे यहाँ पे सालों से यूज़ हो रही हैं वैसे वाली इंडस्ट्री, वैसे वाली चीज़ें, ठीक है। तो ये है रूरल इंडस्ट्री के बारे में एक छोटा सा नोट। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर भी मैं बोलूँगी 2 नंबर के अकॉर्डिंग ये आंसर सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आपको और इंक्रीज करना पड़ेगा कंटेंट इसमें। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ये बोलता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्ले अ पाइवटल रोल इन रूरल इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। कमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है रूरल इकोनॉमी में हमारी कंट्री के। आपको कमेंट करना है इस चीज़ पे। ये आया है मज़ेदार क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपसे आपके आपने जो पढ़ा है ओवर द टाइम उसकी एनालिसिस पूरी आएगी यहाँ पे। ये कोई स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नहीं है कि बुक में पढ़ा था यहाँ पे चिपका दो, नहीं, आपको पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। It says the role of small scale industries in rural India is explained in the following points. First है non-farm employment. Traditionally, rural households in India were exclusively engaged in agriculture, but now rural households have varied in multiple sources of income and participate in a wide range of non-agricultural activities along with the traditional rural activities of farming and agricultural labor. This can be largely attributed to the setting up of agro-based rural small industries. ये बोलते हैं कि भैया देखो, पहले ना लोग जो थे इंडिया के, स्पेशली जो गांव वाले एरियाज में रहते थे, उनको सिर्फ एक काम आता था कि वो जैसे ही उस एज में आए कि हाँ उन्हें एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहिए, वो चले जाते थे फार्म्स पे, फील्ड्स पे एग्रीकल्चरल काम करने के लिए, क्योंकि और कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं होती, और कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं उनके पास। एक ही चीज़ होती थी। यहाँ पे आपने एक टर्म भी सुनी होगी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती एक फील्ड पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग अगर नहीं भी रिक्वायर्ड होते थे तो भी वो एग्रीकल्चर फील्ड पे लगे होते थे, जिसकी वजह से उनकी जितनी क्षमता बनती है ना, वो उतनी तो मतलब वो उतना तो काम करते ही नहीं थे। अगर मान लो मेरी क्षमता है कि मैं पूरे दिन में 10 पीसेस प्रोड्यूस कर सकती हूँ, तो ऐसे सिनेरियो में वहाँ पे 2 पीस हार्डली प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मैं अपनी क्षमताओं को पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर रही, तो ह्यूमन लेबर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पाता था। वो चीज़ ठीक हो गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आने से, क्योंकि अब लोगों को और भी ऑप्शंस मिल गए हैं। जिसको नहीं पसंद है एग्रीकल्चर फील्ड्स पे काम करना, वो यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जाके काम कर सकते हैं, और जिनको पसंद तो छोड़ो, सेकेंडरी चीज़ हो गई।
लेकिन जो ज़बरदस्ती डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की तरह वो कर रहे थे, उन लोगों को भी फाइनली कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई जहाँ पे जाके वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। Second है employment for artisans. It says cottage and rural industries play an important role in providing employment opportunities in the rural areas, especially to the traditional artisans and weaker section of the society. ऐसे लोग जिनके पास क्रिएटिविटी है, जैसे मैं अभी थोड़े दिन पहले ना इंस्टाग्राम पे एक पेज देख रही थी, घूमर, पता नहीं एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा मुझे। वो क्या करते हैं, वो राजस्थान के जो विलेज एरियाज है ना, उन लोगों को उठाते क्या, उनके घर पे जाते हैं, उनको काम देते हैं। काम क्या है, पॉटरी वाला, ब्लू पॉटरी आपने सुना होगा, मतलब अलग अलग चीज़ों पे वो ब्लू कलर से पूरा अच्छा वो करते हैं और उसको एक शाइन दे देते हैं। घर पे भी आपके कोई ना कोई आइटम ज़रूर होगी, हर घर पे ही ब्लू पॉटरी का कुछ ना कुछ तो होता है, हमारे घर पे भी है इतना सा। सो वो क्या है, एक मतलब आपने एक स्मॉल स्केल बिजनेस खोला जिसके कारण आपने ऐसे लोगों को जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके पास टैलेंट है, जिनको आर्ट आती है, उनको आपने काम दे दिया। वो भी अब एम्प्लॉयमेंट में आ गए, उनके भी पैसे कमाने का मौका मिल गया और आपका भी काम चल गया। ऐसे लोग यूजुअली मान भी बहुत कम दामों में जाते हैं, तो आपको भी इतना ज़्यादा हैवी एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ा, और वैसे भी आप स्मॉल स्केल वाले थे तो आपके पास उतना ज़्यादा पैसा तो था ही नहीं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ जाता है कि आर्टिजन्स और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बहुत अच्छे से काम मिल जाता है, जो कि उन्हें नॉर्मली नहीं मिल पाता था। प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेशन। अब भाई देखो, जो गांव में रहते हैं वो या तो एग्रीकल्चर फील्ड्स पे लग जाए, ठीक है, या फिर उन्हें फोर्सफुली अर्बन एरियाज में शिफ्ट करना पड़ता था, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता था। भैया अपना घर बार छोड़ के किसी और जगह पे जाना, और वैसे भी ऐसी जगह पे जाना जो आपकी जगह से ज़्यादा डेवलप थी, तो इनिशियली तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और वहाँ पे भी अलग दिक्कत आएंगी कि भैया वहाँ पे पहले इतने लोग रह रहे थे, अब माइग्रेशन करके इतने सारे लोग हो गए, तो एरिया कम है, लोग रहने वाले ज़्यादा हैं, तो कंजेशन हो जाएगा। जैसे दिल्ली, बॉम्बे का हाल अगर आप देखें, बॉम्बे में घर इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने महंगे महंगे होते हैं, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की वहाँ पे भरी हुई है। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन, इतना पॉपुलेशन, इतनी सारी चीज़ें क्यों है? लोग ज़्यादा भरे हुए हैं। तो सेम चीज़ है कि भैया माइग्रेशन की प्रॉब्लम थोड़ी सी दूर हो जाती है अगर आपको मौका अपने एरिया में मिल जाए। जैसे मैं बोलूँ, मुझे अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी भोपाल में ही मिल रही है तो मैं बाहर जाना क्यों पसंद करूँगी? जैसे आप मानो अब मैं भोपाल में रहती हूँ, तो अगर मेरे पास मैग्नेट ब्रेन्स की अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो मुझे बाहर जाना पड़ता है ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। बट जस्ट बिकॉज आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी हियर ओनली, तो मुझे कहीं माइग्रेशन के बारे में सोचना ही नहीं पड़ा। सेम चीज़ यहाँ पे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को तुमने रूरल एरियाज़ में ही शुरू कर दिया, जिसके कारण उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी और एरिया में जाके एक्सप्लोर करने की। पॉवर्टी एलिवेशन, इंडिया में पॉवर्टी तो बहुत है, हम सबको पता है यार, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर ऐसे पुअर लोगों को आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि दे कैन अर्न समथिंग, तो ऐसे में उनकी पॉवर्टी भी तो कहीं ना कहीं जाएगी ना थोड़ा सा। Promoting SSI and rural industrialization. It says promotion of SSI and rural industrialization has been considered by the government of India as a powerful instrument for realizing the twin objectives of accelerated industrial growth and creating additional productive employment potential in rural and backward areas. अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करते हैं और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, जो कि गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी लगता भी है, जो गवर्नमेंट सोचती भी है, उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं, इससे क्या होगा अल्टीमेटली कि पूरे इंडिया की ना बैलेंस ग्रोथ होगी। अभी क्या होता है, अर्बन एरियाज तो बहुत फास्ट वे में ग्रो करते हैं, फास्ट पेस पे ग्रो करते हैं, रूरल एरियाज बहुत स्लोली ग्रो करते हैं। तो एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया, एक गैप क्रिएट हो गया, उस गैप को भी आप फिल कर सकते हैं, एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं दोनों के बीच में, अगर आप इन दोनों चीज़ों पे फोकस करें तो। Then socio-economic aspect. These industries contribute towards socio-economic aspects such as reduction of income inequalities, dispersed development of industries and in linkage with other sectors of the economy. सोशली और इकोनॉमिकली भी ये अच्छा पड़ेगा। कैसे? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, सोशली हर एक चीज़ बहुत अच्छी चल रही है, इकोनॉमिकली काम हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? जीडीपी में ऐड होगा। जीडीपी में ऐड होगा तो मतलब क्या, अल्टीमेट इकोनॉमी की ग्रोथ में उसने कंट्रीब्यूशन किया ना, तो वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 ये क्या बोलता है
ये बोलता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव गॉट सम इनहेरेंट प्रॉब्लम्स. देयर आर द प्रॉब्लम्स व्हिच हैव बीन इन सिस्टम फॉर मेनी इयर्स नाउ एंड मेक द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मच मोर चैलेंजिंग. डिस्कस एनी 6 सच प्रॉब्लम्स. यहाँ पे इन शॉर्ट आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की 6 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी है जो कि पहले से सिस्टम में थी और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को थोड़ा सा चैलेंज करती है. देख लेते हैं इसका. देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मैनेजरियल स्किल्स. अब देखो, ये होती है छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जिनके पास होता है छोटा छोटा पैसा, मतलब कम पैसा. तो वो ऐसे हाई लेवल वाले मैनेजर्स को तो रख नहीं सकते जिन्होंने अपनी MBA IIM कॉलेजेस से कंप्लीट की है. तो इनको बहुत ही बेसिक लोगों को मैनेजर्स रखना पड़ता है और एट टाइम्स ही मैनेजर्स रखते नहीं है. यूजुअली जो ऑनर होता है ना, वही मैनेजर वाली पोस्ट पे बैठा होता है. तो मैनेजरल स्किल्स उतनी ज़्यादा खास होती नहीं है इनके पास, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें जाती हैं. It says small businesses generally promoted and operated by a single person who may not possess technical and managerial skills to run the business. जो small businesses होते हैं उनके पास उतनी ज़्यादा लोग होते नहीं हैं. सिंगल पर्सन ही सारी चीज़ें देखता है, चाहे टेक्निकल वो हो या मैनेजरियल स्किल्स हो. और एक इंसान के पास इतनी सारी चीज़ें एक साथ होना, दैट्स नॉट पॉसिबल. इसलिए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उस पर्टिकुलर चीज़ पे. सेकेंड है लेबर. Due to low remuneration, talented people are not attracted to work with small business firms as they cannot afford to pay higher salaries to the employees. ये बोलते हैं देखो, इनको जब लेबर हायर करने की बात होती है तो जो स्किलफुल होते हैं, जो ज़्यादा अच्छे होते हैं काम में, वो सारे ज़्यादा पैसे एक्सपेक्ट करते हैं, ज़्यादा रेम्यूनरेशन एक्सपेक्ट करते हैं. ये उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, ये उतना दे नहीं पाते, जिसके कारण इनको काफ़ी बार लेस टैलेंटेड पीपल को हायर करना पड़ता है क्योंकि बजट में वही बैठता है. तो वो भी एक दिक्कत हो जाती है इन लोगों के लिए. दिस अफेक्ट्स एम्प्लॉयज़ विलिंगनेस टू वर्क हार्ड एंड प्रोड्यूस मोर. दस प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय इज रिलेटिवली लो एंड एम्प्लॉय टर्नओवर इज जनरली हाई. वर्क प्रोडक्टिविटी इनकी यूजुअली लो होती है क्योंकि इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग ही नहीं है, और एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा होता है. नाउ आई होप आपको एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब पता है. एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कितने लोग आपके यहाँ आए और छोड़ के चले गए. एम्प्लॉय का आना जाना. इफ इट्स हाई दैट मीन्स ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ज़्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर छोड़ के जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर छोड़ के जा रहे हैं. तो ये बहुत बुरी चीज़ कंसिडर की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि आप ऐसे इमेजिन करो ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई टिक ही नहीं रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर बेकार है. फिर एक क्वालिटी. मेनी स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट adhere to desired standards of quality. Instead, they concentrate on cutting the cost and keeping the prices low. As they do not maintain quality, they are not able to compete in global market. एक दिक्कत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ क्वालिटी की भी जाती है कि ये हाई लेवल क्वालिटी नहीं दे पाते हैं लोगों को. क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि देखो, कम पैसे वाली इंडस्ट्रीज है, ज़्यादा पैसा है नहीं इनके पास. ज़्यादा पैसा नहीं है तो वो कोशिश करते हैं प्राइसेस लो रखने की, कॉस्ट कटिंग करके. कॉस्ट कटिंग करेंगे तो वहाँ पे क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी का भी प्रोडक्ट चाहते हो और उसमें भी कम पैसा लगाना चाहते हो. दैट्स नॉट पॉसिबल. ऐसा नहीं हो पाता. अगर आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है तो आपको यूजुअली जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो भी अच्छे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो उस पर खर्चा लगता है, तो वो आप नहीं कर पाओगे. जो मतलब ऐसे साइज नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में भी compete नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अप टू मार्क नहीं होती. और आपको पता होगा यूजुअली हम इंडिया से वही सामान बाहर भेजते हैं बेचने के लिए जो हमें लगता है कि क्वालिटी वाइज अच्छा है. उनको क्वालिटी चेक भी मतलब आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला अगर चैप्टर पढ़ा हो तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि भैया जब सामान हम यहाँ से भेजते हैं तो उनका क्वालिटी चेक होता है, देखा जाता है वो क्वालिटी किस तरह की अच्छी है, बाहर भिजवाने लायक है भी कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम डील करते हैं. फिर है capacity utilization. It says due to lack of marketing skills, lending to lack of demand, many small business firms have to operate below full capacity, due to which their operating costs tend to increase. इनको कई बार अपने फुल कैपेसिटी के बियॉन्ड, मतलब बियॉन्ड नहीं, उससे कम काम करना पड़ता है. जैसे इनके प्रोडक्ट्स की उतनी ज़्यादा मार्केटिंग नहीं होती तो उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती. मैंने 100 पीसेस प्रोड्यूस कर दिए हैं बट डिमांड मार्केट में सिर्फ 80 पीसेस की थी, तो अगली बार मैं 80 प्रोड्यूस करूँगी, पर मेरी फुल कैपेसिटी कितनी थी? 150 प्रोड्यूस करने की थी, तो मैं अपनी फुल कैपेसिटी के नीचे प्रोड्यूस कर रही हूँ, विच इज़ अगेन मेरे लिए बुरा है क्योंकि मेरी मशीनरी हाफ ऑफ द टाइम ऐसे ही पड़ी हुई है, या फिर मेरे एफर्ट्स हाफ ऑफ द टाइम ऐसे ही रखे हुए हैं, मेरे एफर्ट्स का, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है. Then there is technology. Use of outdated technology is often stated as a serious problem of such enterprises. This results in low productivity and uneconomical production.
यूजुअली ये जो टेक्नोलॉजी अपने पास रखते हैं, वैसे तो ज़्यादातर के पास होती नहीं है, ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव होते हैं तो वो टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा रहते नहीं है, लेकिन होती भी है तो आउटडेटेड होती है, क्योंकि ये एक बार खरीदते हैं और जन्मों जन्मों तक इस्तेमाल करते हैं। ये यूँ नहीं है कि टेक्नोलॉजी में जैसे ही अपग्रेडेशन आया नया वाला लाओ, नया वाला लाओ, नहीं, ये ऐसे नहीं करते। ये आहिस्ता आहिस्ता खरीदते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रखते हैं, मतलब लेके आते हैं तो उसको सालों साल चलाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार आउटडेटेड टेक्नोलॉजी भी इनके यहाँ पे यूज़ हो रही होती है। इसके अलावा इट्स नॉट नेसेसरी आपको सिर्फ यही पॉइंट्स लिखने थे, इसके अलावा एक्सरसाइज में आपको जो दिक्कतें लगती हैं वो भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है तो आराम से इसका आंसर किया जा सकता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, वन मोर थिंग इज देयर, वन मोर पॉइंट इज देयर, सिकनेस। Prevalence of sickness in small industries has become a point of worry for both the policymakers and the entrepreneurs. The cause of sickness are both internal and external. Internal problems include lack of skilled and trained labor, managerial, marketing skills. External problems include delayed payment, shortage of working capital, inadequate loans और lack of demand। और ये बोलते हैं कि कई बार स्मॉल इंडस्ट्रीज में सिकनेस भी आती है दो अलग अलग चीज़ों की वजह से, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। इंटरनल फैक्टर्स वही हो गए जो हमने प्रीवियसली पढ़े हैं कि मैनेजरल स्किल्स नहीं है उतनी, इतना ज़्यादा अच्छा वो नहीं होता, लोग इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते, लोग इतने ज़्यादा स्किलफुल नहीं होते। और एक्सटर्नल जैसे इन्हें लोन नहीं मिल पाता, एडिक्वेट डिमांड नहीं हो पाती इनकी प्रोडक्ट की क्योंकि क्वालिटी ख़राब है। तो ये सारे फैक्टर्स में मिलकर कहीं ना कहीं ऐसा इसको सिक बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस एनी 6 इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप स्मॉल स्केल यूनिट्स इन बैकवर्ड और हिली एरियाज। आपको यहाँ पे बताना है कोई भी 6 इनिशिएटिव्स, इंसेंटिव्स के बारे में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसी भी इंसान को कि बैकवर्ड और हिली एरियाज में वो एक्सरसाइज यूनिट्स बना पाएँ। तो आपको ऐसे सिर्फ 6 इंसेंटिव्स वगैरह के बारे में बात करनी है और हमने ये पढ़ा हुआ है, ये बहुत ही स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है क्योंकि बुक में एज इट इज दिया हुआ है। It says some of the common incentives provided by the government for industries in backward and hilly areas are, first है land. Every state offers developed plots for setting up of industries. The terms and conditions may vary. Some states don't charge rent in the initial years, while some allow payment and installments. ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट थिंग जो गवर्नमेंट आपको दे सकते हैं वो है लैंड। भैया पूरा का पूरा इंडिया गवर्नमेंट के अंडर आता है, गवर्नमेंट हमें लीज पे देती है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो गवर्नमेंट हमेशा जो लैंड हमें देती है वो लीज पे देती है, वो हमें बेचती नहीं है। किसी भी लैंड पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, वो हमें लीज पे मिला हुआ है 100 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 100 ईयर्स के लिए, 200 ईयर्स के लिए, ऐसे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे डेवलप्ड एरियाज में लीज पे आपको लैंड दे देगी और टर्म्स एंड कंडीशन वैरी कर सकती हैं हर स्टेट की, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट वाइज बाइफिकेशन होता है। इनिशियल ईयर्स में रेंट बिल्कुल चार्ज नहीं करती, फिर लेटर ईयर्स में बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में या इंस्टॉलमेंट्स में रेंट चार्ज करती है, ठीक है। Second है power. Power is supplied at a concessional rate of 50%, while some states exempt such units from payment in the initial years. मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो भी यूजुअली कंसेशनल रेट्स पे मिलती है आपको 50% पे। जैसे 1 रुपया नॉर्मली लोग को खर्चा हो रहा है तो आपको 50 पैसे ही लगेगा। तो ऐसे में ये बोल रहे हैं कि कुछ स्टेट्स को एग्जेम्प्ट, मतलब कुछ स्टेट एग्जेम्प्ट करते हैं इनिशियल ईयर्स के लिए, कुछ नहीं करते, और यूजुअली कंसेशन तो देती ही हैं ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं। फिर है वाटर, पानी का सप्लाई। वाटर इज सप्लाइड विद ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस, मतलब 50 का अगर उन्हें पड़ा तो 50 का ही वो आपको बेच रहे हैं, और विद 50% कंसेशन और एग्जेम्पशन फ्रॉम वाटर चार्जेस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। वाटर चार्जेस जैसे हम नॉर्मल पानी का वो रहता है तो इसके ऊपर एक एडिशनल चार्ज लगाया जाता है, तो वो भी यूजुअली इंडस्ट्रीज से इकट्ठा किया जाता है, लेकिन इन इंडस्ट्रीज़ को, एक्सरसाइज को वाटर चार्जेस से एग्जेम्पशन मिलता है इनिशियल 5 साल के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेल्स टैक्स। इन ऑल यूनियन टेरिटरीज इंडस्ट्रीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेल्स टैक्स वाइल सम स्टेट्स एक्सटेंड एग्जेम्पशन फॉर 5 ईयर्स पीरियड। सारी यूनियन टेरिटरीज में सेल्स टैक्स एग्जेम्प्टेड है, एंड दूसरा कुछ स्टेट्स में 5 साल के लिए सेल्स टैक्स एग्जेम्प्टेड है। सेल्स टैक्स होता है मतलब सेल्स पे जो टैक्स लगता है। टैक्स इज व्हाट, गवर्नमेंट को पे किए जाने वाला अमाउंट जो कि आपकी इनकम के ऊपर काट के गवर्नमेंट को पे किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो आपको बहुत सारे सोर्सेज दे रहा है तो उसका भी कोई हक बनता है आपकी कमाई में।
ऑक्ट्रॉय, मोस्ट स्टेट्स हैव अबॉलिश्ड ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय बहुत सारे स्टेट्स अबॉलिश कर चुके हैं, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ही अबॉलिश हो गया, सेल्स टैक्स वाली भी इन अ वे हो ही गई है। रॉ मटेरियल्स, यूनिट लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज गेट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन द मैटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ स्केर्स रॉ मटेरियल्स लाइक सीमेंट, आयरन, स्टील एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बैकवर्ड एरियाज़ में अगर उनके यहाँ पे कोई भी अपनी इंडस्ट्री सेट करता है तो वो उनको रॉ मटेरियल्स में कंसेशन देते हैं, जैसे कि सीमेंट, आयरन, स्टील, ये तो सारी इंडस्ट्रीज़ में ऑलमोस्ट इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा कंसेशन मिल जाता है जस्ट बिकॉज वो सेटल करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ को कहाँ पे, बैकवर्ड एरियाज़ में। क्यों दिया जाता है वो समझ रहे हैं आप बात? बैकवर्ड एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। बैकवर्ड एरिया मतलब वो लेस डेवलप्ड एरिया है, बैकवर्ड एरिया मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसको तुम उठाने का काम कर रहे हो अपने इंडस्ट्री के साथ। एक इंडस्ट्री जब किसी एरिया में आती है तो वो पूरे एरिया का हाव भाव बदल देती है। तो ऐसे में आप काइंड ऑफ बैकवर्ड एरिया को नॉर्मल एरिया बनाने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट तो इंसेंटिव देगी ना तुम्हें। Marketing assistance. Government tries to solve their marketing problem by improving information and also provide guarantee for sale of goods. गवर्नमेंट मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करती है इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करके। कई बार गवर्नमेंट अपने हेड के अंदर या फिर मार्केटिंग जब करवा रही होती है उसमें कंसेशन प्रोवाइड कर देती है। टैक्स हॉलीडेज, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर 5 to 10 years इज गिवन टू इंडस्ट्रीज। ओके, टैक्स हॉलीडे में क्या होता है बता दूं। हॉलीडे पे क्या होता है, यूजुअली आप काम नहीं करते, मतलब आप फ्री होते हो। तो टैक्स हॉलीडे का मतलब होता है टैक्स फ्री टाइम, मतलब ऐसा टाइम ड्यूरेशन जहाँ पे यू आर नॉट पेइंग द अदर पर्सन, मतलब द गवर्नमेंट एनी टैक्स। जैसे अगर मैंने इंडस्ट्री बनाई है तो 5 साल, इनिशियल 5 साल के लिए मुझे गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, नो मैटर मैं कितना भी क्यों नहीं कमा रही हूँ। वैसे जनरली एक रेस्ट्रिक्शन होती है कि इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग, मतलब अबव अगर आप कमा रहे होते तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। बट अगर आप इसी बार में इसी रेंज में आ रहे हो तो आपको गवर्नमेंट को इनिशियल 5 साल के लिए या 10 साल के लिए कोई टैक्सेशन पे करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इवन इफ द कंपनी इज रनिंग इन प्रॉफिट्स, तब भी आपको ऐसा कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टैक्स हॉलीडे कहलाया जाता है। एंड दैट्स इट। इस पे चलिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। और इसी के साथ ये टेस्ट पेपर भी यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। आई होप आपने क्वेश्चन सारे अपने आप से बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए थे और आपको पता लग गया है प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आपको कैसी रखनी है। नाउ जो एक चीज़ है वो ये है कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ले सकते हैं। डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख दो। इसके अलावा डाउट्स के लिए टेलीग्राम पर अलग से ग्रुप बना हुआ है जहाँ पर आप अपने डाउट्स पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी और वीडियो नहीं मिल रही है पुराने टेस्ट की या नए टेस्ट की, तो उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। सारे चैप्टर्स का टेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप अगेन वही लिंक इस्तेमाल कर सकते हो। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट एक इन्फॉर्मेशन मैं भूल गई आपको देना, वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स अब हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को एक्सप्लोर नहीं किया है, फट से जाके करो। यू हैव टू सर्च मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, फट से चैनल आएगा, सब्सक्राइब करो, सर्च करो, सब कुछ देख लेना। और मैग्नेट ब्रेन्स आपको मतलब किंडरगार्टन से लेके 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, तो इस चीज़ का लुत्फ उठाइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।